हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अटैक मोड। अब तक आप लोगों ने अपनी पार्टनरशिप की बुक खत्म कर ली होगी। डिसोल्यूशन की वीडियो भी आ चुकी थी। अगर आपने पार्टनरशिप की बुक खत्म कर ली है तो जल्दी से लिख दो कि डन, हमने पहली बुक खत्म कर ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो अब आपको देखने को मिलेगी इशू ऑफ शेयर्स की वीडियो। ये 1 घंटा 50 मिनट की वीडियो है, जिसके अंदर पहले मैं आपको 6 मार्कर क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। 4 तरीकों से 6 मार्कर आ सकता है। चारों तरीकों का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि कौन सा कैसे होता है। और वहां पे आपको मास्टर एंट्रीज करवाई जाएंगी कि मान लो 4 फीचर है तो उसकी एक ही एंट्री याद रखनी है, उसी से सारे केसेस निकल जाएंगे और कुछ नहीं करना। फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर कंसिडरेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, सारा का सब कुछ हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। ये 2 घंटे की वीडियो, चाहे आप इसको 2 गोज में देखो, 2 बारी में देखो, 3 बारी में देखो, लेकिन इसको अच्छे से करो। एकदम एक एक चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो आपके फाइनल पेपर में क्वेश्चन आना है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आना है। एसक्यूपी 2025 वाला क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो प्लीज अच्छे से वीडियो देखनी है और अच्छे से नोट्स मेंटेन करने हैं और इस चैप्टर को खत्म कर लेना है। शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स की वेटेज क्या है। ऑलरेडी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो आई थी उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। इशू ऑफ शेयर्स की जो वेटेज रहती है, 3 से 4 आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, एक 6 मार्कर आपको देखने को मिलता है, एक 4 मार्कर आपको देखने को मिलता है। ये सब मैंडेटरी क्वेश्चन है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। एक 3 मार्कर कई बार ऑप्शन रहता है, कई बार मतलब के साथ में डिबेंचर का क्वेश्चन डाल दिया तो ये आपको कई बार ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं, तो मैंने टीएस बेवाल लेटेस्ट एडिशन के इलस्ट्रेशंस आपको निकाल के दिए थे। ये 19 इलस्ट्रेशंस मैंने आपको निकाल के दिए थे, जो बेस्ट 19 इलस्ट्रेशंस है जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आप आज ये वीडियो सुन के जाओगे तो यहाँ पे आप सारा कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वेश्चन को करने का ढंग सीखोगे, और उसके बाद आपने ये सारे क्वेश्चन एज प्रैक्टिस लेकर जाने हैं और ये सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने बात की थी, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर भी 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग हमेशा बैलेंस शीट में से आता है। 4 फीचर री इश्यू का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो हम करेंगे जिसके अंदर 4 फीचर री इशू होगा। एक क्वेश्चन हम करेंगे जो जो केस स्टडी आई है इस बार, जिस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, जैसा कि सीयूटी में देखने को मिलता है, तो हमारे एसक्यूपी में इस बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। एक ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। एक हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और एक हम करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का। तो हम शुरू करते हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस वाले 6 मार्कर से, कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है। Sai Limited invited applications for issuing 60,000 shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows. इस तरीके से अमाउंट आपको मिलना था। 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 58,000 शेयर्स। सो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर हम टॉपिक्स देखें, हमारे चैप्टर के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, फिर कॉल्स इन एरियर होते हैं, कॉल्स इन एडवांस होते हैं, फिर 4 फीचर हो जाता है, री इशू हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या करता है, जो पेपर में बोर्ड आपको क्वेश्चन देगा सीबीएसई, तो वहां पर होता है क्या, वो ये नहीं कर देते कि सारा कुछ लेके क्वेश्चन में डाल दे। उनके ना फिक्स पैटर्न होते हैं कि 6 मार्कर में या तो वो क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दोनों डाल दिए, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन डाला तो 4 फीचर डाल दिया, या फिर सिर्फ 4 फीचर री इशू दे दिया। तो वही तीनों टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के अंदर क्या है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर्स। राघव द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड उषा द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं, आपको क्या करना है, आपको जब भी शेयर्स का क्वेश्चन आता है, आपको ना उस क्वेश्चन को एक ही बार रीडिंग देनी है और उसके क्विक नोट्स लिख लेने हैं, और उसके क्विक नोट्स बना लेने हैं। क्या नोट्स बनाएंगे हम, देखो हम लिखेंगे कितने शेयर है। उसने कहा 60,000 शेयर से 10 रुपए का एक है, 60,000 शेयर से 60,000 शेयर से एट द रेट ₹10 ईच। कैसे कैसे पैसे लेने हैं उसके बारे में बोलेंगे कि एप्लीकेशन पे लेने हैं जी 5 रुपए, अलॉटमेंट पे लेना है 1 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 1 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, क्योंकि उसने बोला बैलेंस सारा एक साथ लेना है, तो 4 रुपए बचे, 5 और 1 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो उसने बोला बैलेंस लेना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 58,000, तो मतलब कि 60,000 में से 58,000 की ही एप्लीकेशन आई है। तो इसका मतलब ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है तब हम क्या करते हैं, जितनी की एप्लीकेशन आती है हम सारे के सारों को शेयर्स इशू कर देते हैं। तो बेसिकली मैं जो इशू करने वाला हूँ वो कितनों को करने वाला हूँ,
58,000 शेयर्स को, तो मैं 58,000 शेयर्स को क्या करूंगा यहाँ पर इशू करूंगा। तो ये बात मेरे को अभी तक समझ आई। अब मेरे को क्वेश्चन इतना बेसिकली यहाँ तक क्वेश्चन द्वारा रीड नहीं करना। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है राघव द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, इसने क्या नहीं दिया मेरे को, अलॉटमेंट नहीं दी, 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं आई। उषा जो दूसरी होल्डर थी जिसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या करा, सारे का सारा शेयर मनी मेरे को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो इसका मतलब अलॉटमेंट के वक्त 300 शेयर का पैसा नहीं आया, पर 500 शेयर का पैसा जो फर्स्ट कॉल का था वो भी अलॉटमेंट के साथ आ गया। ये तो आया ही आया, बल्कि ये भी आ गया, तो पॉलिसी इन एडवांस भी है और पॉलिसी इन एरियर भी है। राघव शेयर फॉरफिट कर दिए इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगी और वो हमारे को सारी रिसीव हो गई। क्वेश्चन ने बोला ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपको कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का यूज करके जनरल एंट्रीज पास करनी है। हम सारी बातें लिख लेते हैं। हमें पता है कि 300 शेयर होल्डर्स ने मेरे को क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। 500 शेयर होल्डर्स ने मेरे को क्या कर दिया, अलॉटमेंट प्लस कॉल्स एडवांस में दे दी। ठीक है जी, मेरे को सारी बातें समझ आ गई। एंट्रीज पास करनी हम शुरू करते हैं। देखो जब आप एंट्रीज पास करते हो तो पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, यहां पर पहली एंट्री को गलत कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लिखना होता है कितने शेयर्स है, कितनी एप्लीकेशंस आई और उनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास एक 60,000, लेकिन लोगों ने मेरे को अप्लाई 58,000 पे किया, तो मैं कितना लिखूंगा 58,000 इंटू मैंने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांग रखे हैं, 5 रुपये मांग रखे हैं, तो 58,000 इंटू 5, ये बन जाएगा मेरे पास 50,000, 5 इंटू 8 40, तो 4 5 5 25 और 4 2,90,000। सिमिलरली यहाँ पे 2,90,000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या होती है, फिर आप क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है आप उसको डिफरेंट डिफरेंट खातों में ट्रांसफर कर दो जहां जहां से वो रिलेट करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जब होता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, तब हमें ज्यादा सोचना पड़ता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें सोचना नहीं पड़ता, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रीमियम हो, तब हमें ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती है। मैं आपको इसकी मास्टर एंट्री आगे लिखवाऊंगा, अभी ज्यादा जरूरत है नहीं तो इसे नहीं लिखवा रहा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि ना तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख लेते, और कुछ अलॉटमेंट का फालतू पैसा है वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट भी लिख देते। अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सारे का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो 2,90,000। तीसरी चीज देखते हैं, जैसे आपके पास एप्लीकेशन हुई, आपने अलॉट कर दिया, तो अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। होता है क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, फिर मैं अलॉटमेंट ड्यू करता हूँ, अलॉटमेंट मांगता हूँ, फिर मैं अलॉटमेंट रिसीव कर लेता हूँ। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है, हम कर देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि इस 300 शेयर होल्डर्स ने मेरे को अलॉटमेंट नहीं दी। हम मांगोगे सभी से ना, तभी तो पता चलेगा किसने दी और किसने नहीं दी। तो हम मांगेंगे सभी से, हम मांगेंगे सभी से। तो 58,000 शेयर है, 58,000 इंटू 1 रुपये अलॉटमेंट का अमाउंट है, सभी से मांगेंगे। तो मैंने क्या करा जी, 58,000 क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। 58,000 क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। अब उसने बोला जब अलॉटमेंट के समय पैसा आएगा तब क्या होगा, 300 लोग अलॉटमेंट नहीं देंगे पर 500 अलॉटमेंट प्लस कॉल्स इन एडवांस दे देंगे। तो जैसे ये बात देखिए, आप अपना वर्किंग नोट बनाकर आ जाओगे कि जी वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट रिसीव्ड एट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के वक्त हमें कितना पैसा मिला है वो हम कैसे निकालेंगे। अलॉटमेंट के टाइम तेरे को कितना पैसा मिला है मैं कैसे निकालूंगा। तो अलॉटमेंट के टाइम में आराम से देखूंगा, मैं देखूंगा सबसे पहले तो भैया ड्यू कितना था, ये ड्यू कितना है, ड्यू मतलब मांगा कितना था। हमने मांगा है जी 58,000, हमने मांगा है जी 58,000। ठीक है, इसमें से कितना पैसा नहीं आया, जो पैसा नहीं आया होता उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, इतना पैसा हमारे पास नहीं आया। तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं कॉल्स इन एरियर, माइनस कर दूंगा मैं कॉल्स इन एरियर। कितना नहीं आया भाई, उसने बोला 300 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट नहीं दी, 300 इंटू अलॉटमेंट, 300 इंटू अलॉटमेंट, 300 इंटू 1 मेरे पास नहीं आया।
तो मैं 300 इंटू 1 300 में माइनस कर दूंगा। तो ये कितना है मेरा 58,000, इसमें से 300 माइनस कर दूंगा। लेकिन उसने बोला इस 500 शेयर होल्डर ने मेरे को कॉल्स इन एडवांस भी दे दी, कि मतलब ये जो बाद में लेने थे हमने पैसे, इन 500 शेयर ने मेरे को आज ही दे दिए, अलॉटमेंट के दिन ही दे दिए। तो मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा कॉल्स इन एडवांस कि इन लोगों ने मेरे को क्या कर दिया, पैसा पहले ही दे दिया। कितना दे दिया, 500 इंटू 4 रुपए के हिसाब से 2000। तो कितना हुआ, 58 प्लस 2 60,000, 60 में से 300 रुपए गए तो 59,700 रुपीज मेरे को नेट अमाउंट रिसीव होगा। जो रिसीव नहीं होगा वो 300, जो फालतू रिसीव हो गया वो 2,000 रुपए। ठीक है जी, एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते हैं हम हमारे कॉल्स इन एडवांस की, सॉरी हम एंट्री करते हैं अपने शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम एंट्री क्या होगी, ड्यू मैंने कर दी है, अब मैं रिसीव करूंगा। जब मैं रिसीव करूंगा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकता हूं, 59,700। कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं कि ये पैसा मेरा बकाया है। बेसिकली हम कहते हैं कि ये पैसा अभी आना रहता है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से, 300 रुपए से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर उतना ही अमाउंट आएगा जितना आपने ड्यू किया था। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे मैंने 58,000 ड्यू किया था, मैं एज इट इज अमाउंट लिख दूंगा 58,000। और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मेरी लायबिलिटी होती है क्योंकि मेरे को पैसा पहले मिल चुका है, मैंने शेयर अभी देने रहते हैं। तो मैं कॉल्स इन एडवांस 2,000 रुपए के मेरे हैं, मैं यहाँ भी निकाल चुका हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन दिखा सकते हो। कॉल्स इन एरियर कितने हैं, 300 इंटू 1, कॉल्स इन एडवांस कितना है, 500 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास जब पैसा रिसीव हुआ मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे। अब क्या होगा, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि देखो आपने क्या करा, हमें मांगा तो उसने तो राघव ने तो पेमेंट करी नहीं, उषा ने एडवांस कर दी। अब कहता है कि आप क्या करो, राघव के जो शेयर है वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड ड्यूली रिसीव्ड। अब मैं आपको बता रहा हूं मास्टर एंट्री किसकी किसकी, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मास्टर एंट्री फॉर फीचर की। ये जी फॉर फीचर की जो एंट्री होती है वो कैसे की जाती है, फॉर फीचर की एंट्री कैसे की जाती है आराम से लिख देना। इसके कोई भी केस आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए फॉर फीचर की एंट्री एक ही है। कोई भी केस आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, फॉर फीचर की एंट्री आपके लिए एक ही है। वो क्या एंट्री है, आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फीचर। मैं अभी आपको बता दूंगा किस चीज में क्या अमाउंट आना है, दैट्स इट। फिर आपको समझ आ जाएगी कौन सा कम कौन सी एंट्री होगी, तो केस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ये एंट्री एडजस्ट करती चली जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप क्या डेबिट करोगे, यहाँ पे आप डेबिट करोगे अमाउंट ऑफ कैपिटल कोल्ड। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल कोल्ड अप, कि अभी तक आप कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुके हो। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है 10 रुपए का जिसपे 2 रुपए का प्रीमियम है, एक शेयर है 10 रुपए का जिसपे 2 रुपए का प्रीमियम है, उसमें अभी तक आपने 8 रुपए मांग लिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 8 रुपए मांग लिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर आप इस शेयर को फॉरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल में जो डेबिट करोगे वो क्या करोगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। अरे 8 रुपए से 2 तो प्रीमियम था, कैपिटल का हिस्सा कितना था, 6 रुपए था, तो हम यहाँ पे सिर्फ 6 रुपए लिखोगे। समझ आए, शेयर फॉर फीचर की एंट्री के वक्त शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है कितने से होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, कि कैपिटल का हिस्सा कितना मांग चुके हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। मैं ये नहीं कह रहा कितना मांग चुके हो, नहीं,
प्रीमियम का कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ किसी शेयर होल्डर के 1000 शेयर से उसने मेरे को 1 रुपया प्रीमियम का देना था, एप्लीकेशन पे 1 देना था, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन का दे चुका है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो फॉरफिट अगर कर रहे हो तो फॉरफिट करते वक्त आप जब एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव सिर्फ 1000 इंटू एक जो अलॉटमेंट वाला नहीं आया वो लिखोगे, ये नहीं कि आप 2 रुपए लिख दोगे, एक ही लिखोगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। कॉल सिनेरियर में क्या आता है? कॉल सिनेरियर में आता है टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, चाहे वो कैपिटल का पार्ट है चाहे वो प्रीमियम का पार्ट है, सारे का सारा। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉल सिनेरियर में क्या आएगा? टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, चाहे वो कैपिटल का हिस्सा है चाहे वो प्रीमियम का हिस्सा है। शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या आएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव्ड। फिर से यहां पे ध्यान रखना है कि मान लो एक 10 रुपए का शेयर था, उसने मेरे को अभी तक 10 रुपए का शेयर था, 10 + 2 प्रीमियम पे मैंने इशू कर रखा था, ठीक है। 10 का शेयर था, मैंने +2 12 रुपए का इशू कर रखा था प्रीमियम के साथ। हुआ क्या कि उसने अभी तक मेरे को कुल मिला के क्या कर रखे हैं? 8 रुपीज पे कर रखे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम के साथ मिला के उसने मेरे को 8 रुपए दे रखे हैं, तो इसका मतलब 6 रुपए तो उसने मेरे को कैपिटल का हिस्सा दे रखा है, 2 रुपए प्रीमियम का दे रखा है, और मैंने बाद में शेयर फॉरफिट कर दिए। तो मैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या लिखूंगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव, सिर्फ 6 रुपए लिखूंगा, ना कि 8। बात समझ आ रही है? तो फॉर फीचर की मास्टर एंट्री क्या बनी भाई? फॉर फीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना आप अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल कर चुके हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अमाउंट जितना प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, ना कि टोटल जो रिसीव नहीं हुआ। टू कॉल सिनेरियो टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव। समझ आई? अब मान लो प्रीमियम है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। समझ लो बात, बाकी 3 चीजें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एंट्री एडजस्ट हो जाएगी। जो डिफरेंट आपका केस होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे कहते हैं कि राघव ने क्या नहीं किया, पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर हमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने उसके बाद मांग ली और हमें मिल भी गई। तो राघव के शेयर फॉरफिट करते हैं। राघव के शेयर फॉरफिट होंगे कैसे? तो मेरी चौथी एंट्री थी, ये 5वीं एंट्री देखते हैं। फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरिया। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ डेबिट करूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं? सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करने वाला हूं? सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखते हुए मेरे हाथ काम जाने चाहिए। अरे भाई वो तो है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो था ही नहीं, तो नहीं आएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया। अब याद करो क्या क्या था। शेयर कैपिटल में आता है अमाउंट कॉल्ड अप, अभी तक कितना अमाउंट आपने मांगा है। अभी तक कितना अमाउंट आपने मांगा है। 300 शेयर तुम फॉरफिट कर रहे हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू, इनसे मैं कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुका हूं। मैंने फर्स्ट कॉल सॉरी एप्लीकेशन ले ली थी, अलॉटमेंट का फर्स्ट अलॉटमेंट मांग ली थी, अलॉटमेंट उसने नहीं दी तभी मैंने फॉरफिट कर दिया। तो मतलब अभी तक अलॉटमेंट समेत मांग चुका हूं। तो एप्लीकेशन कितने की थी मेरे पास? तो एप्लीकेशन थी मेरे पास 5 रुपए की, अलॉटमेंट थी 1 रुपए की, तो अभी तक मैं क्या कर चुका हूँ? 6 रुपए मांग चुका हूँ। तो मैं लिखूंगा 300 इंटू 6। तो मैं इसे मांग चुका हूँ अभी तक कैपिटल का हिस्सा 1800। शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव, कैपिटल का अमाउंट जो तुम्हें रिसीव हो चुका है वो कितना हो चुका है? सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि 300 इंटू 5 मेरे को रिसीव हो चुका है 1500, और कॉल सिनेरियो में जो आपको रिसीव नहीं हुआ 300 इंटू 1, 300 रुपए मेरे को रिसीव नहीं हुआ। ये होगी मेरी एंट्री। समझे? तो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं अगली एंट्री क्या होगी। उसने कहा फर्स्ट कॉल आगे आपने मांगी और फर्स्ट कॉल आपको रिसीव भी होगी। क्या कहते हैं कि उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी और वो रिसीव होगी, कर दो। देखो, सो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी, यहां करते हैं। तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी मेरे पास शेयर
अब पूरा लिखा ना इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम था नहीं, 4 रुपए के हिसाब से। अब एक चीज का खास ध्यान रखना, जिस शेयर को आप फॉरफिट कर चुके हैं अब वो अपनी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। टोटल 58,000 शेयर्स थे, 300 को तुमने फॉरफिट कर दिया तो उनसे तो नहीं मांगोगे ना, तो आप मांगोगे कितनों से? रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर विच आर 57,700, इनसे मांगोगे आप 4 रुपए। इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो मांगे तो कितना आ जाएगा? 400, 400, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 7 28 और 2 30, 3 4 5 जा 20 और 23, तो 2,30,800 रुपए में मान लो। ठीक है, अब पैसा आएगा। ध्यान रखना कि 500 शेयर होल्डर्स मेरे को कॉल्स इन एडवांस दे चुके हैं। ध्यान रखना 500 शेयर होल्डर्स मेरे को कॉल्स इन एडवांस दे चुके हैं, तो अब वो दोबारा तो नहीं देंगे। तो मेरे को यहाँ पर जो पैसा रिसीव होगा, यहाँ पर जो मेरे को पैसा रिसीव होगा 7th एंट्री में, वो क्या रिसीव होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो मेरे को अब कॉल्स इन एडवांस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस मैंने लिखा हुआ है ना वहां पर, कॉल्स इन एडवांस आए हुए हैं, तो मैं उनको जब आए थे तो मैंने क्रेडिट कर दिया, मैं उनको यूटिलाइज कर रहा हूँ तो उसको डेबिट कर दूंगा। आए थे तो क्रेडिट कर दिया था, यूटिलाइज कर रहा हूँ तो डेबिट कर दूंगा। 2 कहाँ जाएंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहाँ जाएंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट में डेबिट कितने से होगा? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस 2,000 रुपये आई है, यहाँ मेरे को टोटल चाहिए थे 2,30,800, 2,30,800, तो मैं ऑटोमेटिकली लिख सकता हूँ यहाँ कितना बच जाएगा? 2,28,800। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 57,700 से तुमने मांगी, जिसमें से 500 पहले ही दे चुके हैं, तो आप इसको ऐसा कर दो कि 57,200 इंटू 4 रुपए, मेरे को सारे ये रिसीव हो जाएंगे। अब चेक कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है जी। और कुछ बोला क्वेश्चन ने? और कुछ नहीं बोला। ये 6 मार्कर क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। तो कई बार जो आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन 6 मार्कर, वो इस तरीके का देखने को मिलता है, जहां पे आपको कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस इसके बेस पे चेक किया जाता है। ये ना पूरा सॉल्यूशन, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी कुछ भी समझ ना रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि इसकी एक और वीडियो तो बनानी है, उसके अंदर आपके कमेंट्स जो आपके डाउट्स होंगे वो भी एड्रेस कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ वो आपको वो होगा ये वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और उसके अंदर फॉरफीचर कैसा दिखता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और उसके अंदर फॉरफीचर कैसा दिखता है। फॉरफीचर के बारे में तो मास्टर एंट्री जान चुके हो कि एंट्री क्या करनी होती है, तो वहां तो गलती हो ही नहीं सकती। अब जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कहता है जी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे अमाउंट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में, आप वर्किंग नोट सही से बना रहे हो कि नहीं बना रहे। आपको पता रहता है कि कब वर्किंग नोट बना रहे हो, कब नहीं बनाना, कैसा बनाना है, किस चीज का बनाना है, वो हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो वो मेरा मेजर कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। तो क्या है कि ऑन एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे बैलेंस। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा हमारा। हम अपने नोट्स लिखते चले जाएंगे, हम अपने नोट्स लिखते चले जाएंगे जिस जिस चीज की हमारे जरूरत पड़ने वाली है। हम क्वेश्चन को दोबारा रीड नहीं करते हैं। 40,000 शेयर्स 10 + 2, और आप ये अपने वहां पे आंसर शीट में भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर को भी आसानी रहती है कि 40,000 शेयर्स एट द रेट 12 ब्रैकेट में लिख दो 10 + 2, जिसका मतलब है 2 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए मेरा कैपिटल का हिस्सा है। क्वेश्चन ने बोला एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2। एप्लीकेशन पे 4, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5 और इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे 2। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 3 + 2, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम है तो 3 रुपए कैपिटल का हिस्सा। ये भी आपको इस तरीके से लिखते हैं ना। फर्स्ट कॉल पे उसने कितना बोला मेरे को? 3 रुपए, और रेस्ट कहता है सेकंड कॉल पे, तो पूरे नहीं हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना बोला है? 2 रुपए बोला, सॉरी, फर्स्ट कॉल पे बोला है 2 रुपए, और सेकंड कॉल पे कितना आ जाएगा फिर ऑटोमेटिकली? देखो
₹12, 4 और 5 9 और 2 11, तो ₹1 रह गया यहाँ पे 12। ये अभी तक की कहानी बोली गई है। और देख लेते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, 60,000 की एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। क्या कहता है कि 60,000 एप्लीकेशन आई, आपको क्या कर देना है, एक अलॉटमेंट स्टेटस बना देना है। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक अलॉटमेंट स्टेटस बना देना है। ये बना देंगे हम, ये बनाएंगे हम छोटी सी टेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे इतने लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाइड, और यहाँ लिख देंगे हम इतने लोगों को हमने अलॉट किया। टोटल एप्लीकेशन उसने बोली मेरे पास 60,000 आई। टोटल अलॉटमेंट मैंने जो देनी है वो कितनी देनी है, 40,000 देनी है। और उसने जो मेरे को कंडीशंस बोली, पहली क्या था कि 12,000 शेयर्स को तो मैं नील अलॉटमेंट दूंगा। मैंने कहा ठीक है। कहता बाकियों को मैं प्रोराटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। बाकी बचे कितने, 48,000। तो 48,000 को मैं कितने अलॉट करने वाला हूँ, 40,000 अलॉट करने वाला हूँ। ये कहानी है। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा बेसिस। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी फालतू पैसा एप्लीकेशन पे आएगा आप उसको यूज कर सकते हो अलॉटमेंट पे। कैसे करेंगे, यहां तक पढ़ते ही आपने एक काम कर लेना है। क्या काम कर लेना है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके जो पैसे, देखो एप्लीकेशन 60 के 60,000 लोग देंगे, 12,000 को वापिस दूंगा नहीं मैं अलॉटमेंट, तो इनका पैसा वापिस होगा। तो आप लिख लो कि इनको आप क्या करने वाले हो, रिफंड। इनको क्या करने वाले हो, रिफंड। इनका एक्सेस मनी आएगा, इनका एक्सेस मनी आएगा, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसने बोला कि आप टुवर्ड्स अलॉटमेंट आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर भी बच जाए तो मतलब आपने बैंक में पैसा वापस कर देना उनका। तो 48,000, इनसे फालतू पैसा आएगा कितना, इनसे बेटा एक्सेस मनी कितना आएगा, इनसे मेरे पास एक्सेस मनी कितना आएगा। 48,000 के लिए अप्लाई किया, 40,000 अलॉट हुए, मतलब फालतू तुमने 8,000 के लिए अप्लाई किया। तो एक्सेस मनी तुम दे रहे होगे 8,000 शेयर्स का। कितना दे रहे होगे, एप्लीकेशन पे ₹4 का तुमने ₹4 फालतू दिए, तो तुमने फालतू दिया 32,000। तुमने फालतू दिया 32,000। क्या सारे का सारा अलॉटमेंट पे लग जाएगा, क्या सारे का सारा आप अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर लोगे। तो आपको चेक करना चाहिए, आपको जरूर चेक करना चाहिए कि अलॉटमेंट पे इनसे मेरे को कितना पैसा लेना है। तो मैं देखो, आप वर्किंग नोट बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1 दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 दोगे कि अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड, और सारे वर्किंग नोट शुरू में बना दो ताकि एंट्री साफ सुथरी दिखती चली जाए। टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स अलॉटमेंट। देखो जी, एक्सेस मनी कितना आया, हम कहेंगे एक्सेस मनी कितना आया। ये ध्यान रखना, सिर्फ इसी कैटेगरी का देखोगे, क्यों, क्योंकि उसको तो पैसा वापस करना है। एक्सेस मनी कितना आया, एक्सेस मनी आया सर 8,000 इंटू 4 दैट इज 32,000। ठीक है भाई, तो 32,000 क्या आ गया मेरे पास, एक्सेस मनी आ गया। मैं इसको यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ, अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा अलॉटमेंट लेनी कितनी है। मान लो तुमने मेरे को मंथली फीस है, तुमने मेरे को 5,000 एडवांस दे रखे, अगले महीने की फीस ही 3,000 बनती है, तो मैं 3,000 रखूंगा, 2,000 मोड़ दूंगा ना, तो वापिस कर दूंगा। तो मैं इसलिए देखूंगा अलॉटमेंट पे बनता कितना है, तो मैं कहूंगा कि अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है। जब ड्यू देखोगे कि अलॉटमेंट चाहिए कितनी, पूरे से नहीं देख लोगे, सिर्फ इनसे देखोगे, इस कैटेगरी से, तो 40,000 से, 40,000 से अलॉटमेंट चाहिए मेरे को ₹5 के हिसाब से 2 लाख रुपए। तो मेरे को इनसे अलॉटमेंट कितनी लेनी है, 2 लाख। इनने मेरे को फालतू कितना दे रखा है, 32,000, तो सारे का सारा एडजस्ट कर लूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो चाहिए इनसे 2 लाख, इन्होंने फालतू दिया सिर्फ 32,000। तो अमाउंट एडजस्टेड कितना हो जाएगा, मैं सारे का सारा अमाउंट क्या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। अमाउंट एडजस्टेड हो जाएगा 32,000। अगर 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 ऐसा होता कि अलॉटमेंट ड्यू होती तुम, तो इससे अलॉटमेंट के पैसे लेने तो तुमने सिर्फ 20,000, और इससे फालतू दे रखा 32,000, तब तुम 20,000 यूटिलाइज करते और 12,000 वापिस कर देते उसको। गॉट इट। तो अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट क्या आ जाएगा, 32,000। अमाउंट टू बी रिफंडेड कितना आ जाएगा, अमाउंट टू बी रिफंडेड कितना आ जाएगा, इन 12,000 का कितना आया एप्लीकेशन पे, ₹4 के हिसाब से, तो 48,000 तुम क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। और देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर। एक ने अलॉटमेंट नहीं दी,
हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, इसने 1200 के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर फंसना नहीं है, उसने कहा 1200 के लिए अप्लाई किया था, हम देख लेंगे उसको कितने मिले होंगे, क्या कहानी होगी। His shares were forfeited immediately after the allotment. First call was made thereafter and all the money due was received. The second and final call was not yet made. कहता है एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, तो मैं निकालूंगा उसने कितना पैसा नहीं दिया। तो मेरा अगला वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होने वाला है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम मेरे को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है। अलॉटमेंट के टाइम मेरे को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यहां पर उसने बोला कि जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा, जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा, अगर ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का ना होता तो सीधा ये दिया होता जिसको 1000 मिले, मैं कहता 1000 से इतना लेने मैंने अलॉटमेंट, वो नहीं आया होगा, बात खत्म, 4 रुपए तो 4000 नहीं आए होंगे। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, इस जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया, जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? कम हुए होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोराटा कर रहे हो। मैंने क्या किया था, मैंने कहा था जिसने 48,000 अप्लाई करे उसको मैंने 40,000 अलॉट करे, जिसने 48,000 के लिए अप्लाई करा उसको मैंने 40,000 अलॉट करे। तो इसका मतलब प्रोराटा है। तो जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा उसको कितने अलॉट किए होंगे? निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या कर दो, 1200 इंटू अगर दो 1200 इंटू में आप, अब आपको पता है ना अप्लाइड ज्यादा होंगे, अलॉटेड कम होंगे। कम कैसे होंगे? आपने इन दोनों का यूज करना है। तो इनका आपने या तो 40,000 अपॉन 48,000 या 48,000 अपॉन 40,000। अगर आपको अलॉटेड दे रखे और ये निकालने हो, तब आप क्या कर देते हो कि आपको बढ़ाना है, क्योंकि अलॉट तो कम होंगे, अप्लाई ज्यादा के लिए क्या होगा। अब आपको कम करना है तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? तो हम क्या कर देंगे 40,000 अपॉन 48,000, ठीक है। मतलब वरना मैं क्या कर देता 48 अपॉन 40 कर देता, अगर ये दिए होते ये निकालना होता तो। ये दिया हुआ ये निकालना है, तो ऊपर कम वाली चीज नीचे ज्यादा वाली चीज। 1 2 3 1 2 3, तो 1200 जा 12 4 जा 4 1 जा 4 10 जा तो 1000। इसका मतलब इसने 1000 शेयर्स के लिए 1000 शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे। जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट हुए होंगे 1000 रुपए। अब देखते हैं कि इसने कितना पैसा मुझे नहीं दिया। अब देखते हैं इसने मुझे कितना पैसा नहीं दिया। देखो इसने मेरे को कितना पैसा नहीं दिया। उसके लिए हम कहेंगे कि इससे पैसा लेना कितना था, हम कहेंगे इससे अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी, इससे अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी। वो थी 1000 इंटू 5, क्योंकि 5 रुपए अलॉटमेंट के, तो मेरे को इससे अलॉटमेंट पे पैसा लेना होगा 5000। क्या सारा नहीं दिया? नहीं सर, क्योंकि भैया उसने 1200 रुपए के लिए अप्लाई किया था, 1200 शेयर्स के लिए, तो इसने मेरे को एप्लीकेशन पे ऑलरेडी फालतू पैसा दे रखा होगा, तो वो तो मैंने रख ही लिया, तो वो तो मेरा नहीं डूबा ना। तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? एक्सेस एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव। जो एक्सेस एप्लीकेशन मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो रखी है इससे, वो मैं माइनस कर दूं। वो कितना हो रखा है? वो हो रखा है 200 इंटू एप्लीकेशन पे था 4 रुपए, तो 800 रुपए तो मेरे को इससे पहले ही रिसीव हो रखे हैं। नेट अमाउंट जो मेरे को रिसीव नहीं हुआ वो कितना है जी? 4200 रुपीज। वो कितना है जी? 4200 रुपीज। मैंने क्या करा, जब प्रोराटा होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं कि कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। फिर हमने कहा उसने किया था अप्लाई 1200 के लिए, मैंने उसको अलॉट करे हैं 1000, तो इसका मतलब 200 का तो एप्लीकेशन बनी, उसने मेरे को पहले ही फालतू दे रखा जो मैंने जस्ट अलॉटमेंट पे यूज कर दिया। तो मैं कहूँगा इससे अलॉटमेंट मांगी थी मैंने कितनी? 1000 इंटू 5 5000, लेकिन जैसे 200 पे तो एप्लीकेशन मनी मेरे को पहले से दे रखा है, तो मैं वो माइनस कर दूँ। नेट अमाउंट इसने क्या नहीं दिया मेरे को? नेट अमाउंट इसने जो मेरे को नहीं दिया वो है 4200 रुपीज। चलो 2 वर्किंग नोट्स बना लिए, यही 2 जरूरी होते हैं। अब हम जल्दी से इसकी एंट्रीज पास कर देंगे। सो ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, हाँ आ गया पूरा।
अब देखते हैं, अब कहता है मेरे को कि आप एंट्रीज पास करो। एंट्रीज पास करनी शुरू कर देते हैं। एंट्रीज जब पास करोगे, देखो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे को सवाल दोबारा से पढ़ने की जरूरत तक नहीं है, तो मैंने सवाल हटा दिया। मेरे को जरूरत है मेरी वर्किंग्स की, कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो अपने नोट्स बना लिए हैं इस क्वेश्चन में से, और जो वर्किंग नोट्स तो मेरे को पेपर में बनाने कंपलसरी है ही। ये आपने दो फालतू बात लिखी है और ये भी बहुत जरूरी है। चलो, तो ये सारी चीजें मेरे पास है। एंट्रीज पास करनी शुरू करते हैं। तो उसने कहा था 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो पहली एंट्री क्या होती है हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आता है जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया। तो अप्लाई किया कितनों ने है? 60,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए मेरे को सभी ने दिए होंगे। तो मैं कहूँगा 60,000 इंटू 4, दैट इज 2,40,000, 2,40,000। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या होगी? अब आप इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को बांट दोगे। तो हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये जाता कहाँ पे है अमाउंट? ये जाता है आपका टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले तो जितना कैपिटल का हिस्सा है। टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कुछ फालतू पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा और हमने शुरू नहीं देखा, हमने 32,000 एडजस्ट करा है। टू बैंक अकाउंट, जो मैंने पैसा क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। जो पैसा मैंने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। तो शेयर एप्लीकेशन में मैं लिखूंगा 2,40,000, या लिखूंगा 2,40,000। शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे मैं लिखता हूं हमेशा फेस वैल्यू जितनी है और इनटू जितने तुमने शेयर्स अलॉट करे। आउट ऑफ 60,000 तुम लोग शेयर अलॉट कर रहे हो 40,000, तो आप 40,000 इंटू फेस वैल्यू लिख दोगे। मैंने डिबेंचर्स की वीडियो में भी ये बात समझाई थी। फेस वैल्यू, सॉरी, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल का जो हिस्सा है, वो कैपिटल का हिस्सा मतलब 4 रुपए एप्लीकेशन है तो 4 रुपए यहाँ चले जाएंगे। तो 40,000 इंटू 4, 1,16,000। पूरा 10 रुपए मत लिख देना, क्योंकि फेस वैल्यू इन द सेंस वो तो टोटल हो गई। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन में जो फेस वैल्यू रिसीव करी वो, ठीक है। तो ये आ गया 40,000 इंटू 4, 1,60,000। अब यहाँ पे आते हैं शेयर अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट में हम क्या अमाउंट लिखते हैं? अलॉटमेंट में हम अमाउंट लिखते हैं जो एप्लीकेशन का पैसा मैंने एडजस्ट करा है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का जो पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट के टुवर्ड्स, वो कर दिया है 32,000 रुपीज। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 32,000 रुपीज। ठीक है, ठीक। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में लिखते हो जो पैसा तुमने रिफंड कर दिया है। जो पैसा आपने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया। रिफंड भी हम निकाल चुके हैं कि जिन 12,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनको मैंने नील अलॉटमेंट दिया, उनका पैसा मैंने रिफंड कर दिया 48,000। आप लिख दो 12,000 इंटू 4, तो इनको मैंने 48,000 क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। तो पहली 2 एंट्री हो गई है डन। तीसरी एंट्री पे चलते हैं। अब क्या करेंगे? एप्लीकेशन का पैसा आया, शेयर्स आपने अलॉट कर दिए। अब आप अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉट कर दिया मतलब एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है पड़ा तो आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दोगे। अगर प्रीमियम है पड़ा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दोगे। तो शेयर अलॉटमेंट पे हम मांग कितना रहे हैं? हम मांग रहे हैं 5 रुपए। कितनों से मांगोगे? जिनको अलॉट हुए 40,000 लोगों से 5 रुपए आप मांगोगे, जिसमें से 3 तो जाएंगे कैपिटल में और 2 जाएंगे प्रीमियम में। तो आप लिखोगे 40,000 इंटू 5, दैट इज 2 लाख। शेयर कैपिटल में जाएंगे 3 रुपए, इसमें से 40,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1,20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 40,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 80,000। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू कर ली, आराम से कर ली। अब अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव हुआ। तो अलॉटमेंट पे जब पैसा रिसीव होगा, आपको खास ध्यान रखना है। हमें पता है कि अमाउंट जो बेसिकली रिसीव नहीं आया वो है 4,200। टोटल तुम मांग रहे हो 2 लाख।
4200 तो ये नहीं आया। साथ ही में ध्यान रखना जो तुम ऑलरेडी ये 32,000 एडजस्ट कर चुके हो एप्लीकेशन का, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमने पहले से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कितने हैं, कॉल सिनेरियर कितने हैं 4200 जो हमने इतनी देर से निकाले। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में मेरे पास कितना पैसा आएगा वो हम देखेंगे। देखो 2 लाख आना था टोटल, 2 लाख तुमने ड्यू किया, जिसमें से 32,000 एक नहीं आएगा क्योंकि वो तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, और 4200 मेरे पास एक नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा 2 लाख में से 30,000 गए तो 170, 170 में से 2,000 गए तो 168, 4,000 ये गए तो 164 और 200 गए तो 163,800, 163,800। कॉल सिनेरियर में आएगा 4200, और यहाँ पे हमारे पास 2 लाख आने थे जिसमें 32,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो माइनस कर दो 1,68,000। आप बैलेंसिंग फिगर इनको बैलेंस चेक कर सकते हो, सेम है, ये भी 168 बनेगा, ये भी 168 बनेगा, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री भी हमारी डन है। आगे चलते हैं। अब हो गया जी अलॉटमेंट का काम भी हो गया कि अलॉटमेंट के पास जो पैसा आना था हमने वो भी कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन ने मेरे को बोला था, इसके बाद क्वेश्चन ने मेरे को बोला था कि सर अब आप इसके शेयर्स को फॉरफिट कर देना, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर देना और फिर फर्स्ट कॉल मांग लेना, सेकंड कॉल मैंने मांगी ही नहीं है। शेयर को फॉरफिट कैसे करें देखते हैं। शेयर को फॉरफिट करने की अभी मैंने आपको मास्टर एंट्री सिखाई थी, जिसके अंदर क्या था, शेयर फॉरफिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर, टू कॉल सिनेरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखते हैं जल्दी से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम, कितने अमाउंट से करते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, कैपिटल का जितना हिस्सा तुम मांग चुके हो उतने से डेबिट करते हो। फिर आप लिखते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, हाँ जी यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने मेरे को अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट भी मैंने उससे क्या लेना था, प्रीमियम लेना था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आएगा टू कॉल सिनेरियर, टू कॉल सिनेरियर, टू शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर, ठीक है। अब आराम से अमाउंट लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले तो आप देखो आप कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, आप 1000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1000 इंटू जितना अभी तक आप कॉल कर चुके हो कैपिटल का हिस्सा। आपने एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो तुमने मांगा है और उसमें से अलॉटमेंट रिसीव नहीं हो, उसी के बाद आप इसको क्या कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो। तो कैपिटल का कितना हिस्सा मांगा, 4 रुपए ये कैपिटल के और 3 रुपए ये कैपिटल के, इसको 5 मत मान लेना क्योंकि 2 प्रीमियम है। टोटल 7 रुपए मांगे, तो 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7, 7000। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, टोटल आपको इससे 4200 रुपए नहीं मिले, जिसमें से 2000 क्या होंगे प्रीमियम के, देखो क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना था 2 रुपए था, तो 1000 इंटू 2 2000, तब कहोगे 1000 इंटू 2 मेरे को इनसे प्रीमियम नहीं मिला 2000। कॉल सिनेरियर जो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ वो कितना है 4200, और शेयर फॉरफिचर में आप लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा 7 और 2 9000, 9000 में से गया तो 4800। कॉन्सेप्चुअली समझो तो ये अमाउंट कैसे आया, सोचो ये 1000 शेयर्स ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, 1000 शेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, लेकिन 1000 तो अलॉट हुए, अप्लाई तो उन्होंने 1200 भी नहीं किया था, तो मेरे पास तो वो सारे का सारा पैसा पड़ा था। तो ये कैसे आया, बेसिकली 1200 ने जो मेरे को एप्लीकेशन का पैसा दिया वो सारा मेरे पास है 4800, तो वो आ गया शेयर फॉरफिचर में। आपको ये कहानी समझ ना आए तो आप सीधा बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकते हो, शेयर हो गया फॉरफिट। अगला काम क्या है, शेयर्स फॉरफिट करने के बाद अगला काम उसने बोला आप फर्स्ट कॉल मांग लेना, फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू ही तो करनी है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो है नहीं देखो फर्स्ट कॉल पे,
फर्स्ट कॉल तो सिर्फ 2 रुपए की है, तो प्रीमियम तो है नहीं, तो आप 2 रुपए मांग लो। फिर से ध्यान रखना, 2 रुपए कितनों से मांगोगे? क्या 40,000 शेयर से मांग लोगे? बिल्कुल नहीं सर, जिसमें से 1000 लोगों ने तो मैं उनको फॉरफिट कर चुका हूँ, तो मैं 39,000 से मांगूंगा। कितनों से मांगूंगा? 39,000 से मांगूंगा 2 रुपए के हिसाब से, जो कि बन जाएगा मेरे पास 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, तो 78,000। ठीक है, उसने का सारा पैसा ड्यूली रिसीव हो चुका है, तो हम कहेंगे पैसा आ चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सारे का सारा पैसा आ गया, तो मतलब 78 का 78,000 मेरे पास आ चुका है। ये हो गया जी सवाल खत्म, और ये हो गए जी मेरे 6 नंबर पक्के। सारी एंट्रीज आप आराम से देख सकते हो फिर से एक साथ, तो आपको समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी बेसिकली, सबसे पहले एप्लीकेशन आई, फिर ये हमारे पास क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, तो मैंने एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डाला, अलॉटमेंट में डाला, जो मेरे पास एक्सेस रिसीव हुआ था, जो मेरे पास क्या हुआ था, एक्सेस रिसीव हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया, और जो उनको मैंने अलॉट ही नहीं करे उनको वापस कर दिया। फिर मैंने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा, फिर मैंने अलॉटमेंट रिसीव करी, लेकिन उसमें मेरे पास कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर में था, जिसके मैंने वर्किंग नोट्स बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाए थे कि अमाउंट कौन सा एडजस्ट करोगे, फिर अमाउंट नॉट रिसीव्ड कैसे निकलता है, अप्लाइड और अलॉटेड निकालते, फिर अब देखते हैं उनसे कितना पैसा लेना था, कितना उन्होंने मेरे को पहले ही दे दिया, तो कितना एग्जैक्ट नहीं आया, बस फिर मैंने उसको फॉरफिट कर दिया। फिर फॉरफिट करना तो आपको अच्छे से आता है, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स नीडेड टू शेयर फॉरफीचर। फिर मैंने फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई। ये हो गया जी पूरा क्वेश्चन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के, वो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के होते हैं, और गारंटी है क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। मतलब आप लगा के चलो 90% क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा कि ये इन्होंने वैल्यूज बदल दी होंगी और कुछ नहीं बदला होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे ज्यादा चांस जो होते हैं 6 मार्क आने के, वो इस टाइप के क्वेश्चन के होते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो इस टाइप के आने के होते हैं। लेकिन इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में जैसे मेरे को केस बेस दिख गया, तो वो भी आ सकता है, तो इसीलिए वो सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर फीचर प्लस री इशू। फॉर फीचर प्लस री इशू, फॉर फीचर की एंट्री मैं आपको सिखा चुका हूँ, री इशू की मैं इसी के साथ आपको सिखा दूंगा। Star Limited forfeited 8,000 shares of 100 each issued at 10% premium for non-payment of allotment money of 40 per share including premium। क्या कहता है, स्टार लिमिटेड ने फॉरफिट कर दिए 8,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, इशू किया था प्रीमियम पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं आया मेरे पास, 40 रुपए नहीं है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मेरे को प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, एंड द सेकंड कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज नॉट कॉल्ड येट, मैंने अभी तक मांगी नहीं थी, तो उसमें से इतने हमने रीइशू कर दिए, वो बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली कहानी क्या है, देखो कहानी क्या है, देखो क्वेश्चन ने बोला 8,000 शेयर 100 रुपए के 10 रुपए के प्रीमियम पे थे, जो मैंने फॉरफिट करे, मैं आराम से लिख लेता हूँ, 8,000 शेयर 110 के 100 प्लस 10। ठीक है जी, मेरे को इनसे क्या नहीं मिला, मेरे को इनसे अलॉटमेंट नहीं मिली 40 की, और फर्स्ट कॉल नहीं मिली 30 की, और फाइनल नहीं मिली मेरे को 20 की। अलॉटमेंट थी 40 की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 30 प्लस 10। फर्स्ट कॉल थी 30 रुपए की, सेकंड थी 20 रुपए की, और ये फाइनल थी। इसका मतलब मेरे एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा, इससे वो निकाल लेंगे हम। टोटल 110 है, 40 थे 70 और 20 90, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, समझ आई। और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ना तो मेरे को अलॉटमेंट रिसीव हुई, ना मेरे को फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, ना मेरे को सेकंड कॉल रिसीव हुई। एंट्री बनाते हैं। फॉर फीचर की एंट्री मैंने आपको सिखाई है, फॉर फीचर की एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। क्या एंट्री बनती है, देखो भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, आप डेबिट करोगे शेयर कैपिटल को अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। सवाल में साफ साफ बोला है कि सेकंड कॉल अभी तक नहीं मांगी, द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड, अभी तक मांगी ही नहीं है। तो अभी तक मांग कितना लिया है आपने, अभी तक मांग कितना लिया, ये मांगा नहीं है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना मांगा, 30 प्लस 30 60 और 20 80, गलती से 90 मत लिख देना। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, तो 8,000 इंटू 80 हो गया 6,40,000। फिर अगला हम कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम डेबिट करते हैं जितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। उसने कहा मेरे को अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुई, तो मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, तो 8,000 इंटू 10, तो 8,000 इंटू 10 दैट विल बी 80,000, दैट विल बी 80,000। टू दो चीजें लिखते हैं आप, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फीचर, तो हम लिख देते हैं टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, क्या लिखते हैं? टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। टोटल क्या रिसीव नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मत लिख देना, ये तो मांगा नहीं, तो रिसीव ना होने की तो बात ही नहीं बनती। तो 40 और 30 70 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो 8,000 इंटू 70, तो मेरे पास कितना रिसीव नहीं हुआ? 5,60,000 रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर फॉर फीचर, यहाँ हम लिखते हैं जितना अमाउंट मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। ऑलरेडी रिसीव सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, तो 8,000 इंटू 20, तो ये आ गया मेरे पास 1,60,000। चाहो तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लो, 560 और 160 होता है 6,7,20,000, इन दोनों का सम भी 7,20,000। क्वेश्चन आपका ठीक है। ये हो गई थी फॉर फीचर की एंट्री। री इशू की सिखा दो सर। री इशू की एंट्री देखिए, जो री इशू की एंट्री होती है, री इशू की जो एंट्री होती है, री इशू आप कैसे करोगे? री इशू आप कर देते हो, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो पता ही है। कई बार आप डिस्काउंट पे री इशू करते हो, तो डिस्काउंट पे जब आप री इशू करते हो तो आप यहाँ पे लिख देते हो शेयर फॉर फीचर अकाउंट। हम डिस्काउंट नहीं लिखते, हम लिख देते हैं शेयर फॉर फीचर। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जब आपने फॉरफिट किया तो कुछ पैसा बचा तो ही आपको, कि 10 वाला शेयर जिसके 5 रुपए रिसीव हो गए थे, तुमने फॉरफिट कर दिया, 500 तुम्हारे पास पड़े हैं ना, तो उस पर्टिकुलर शेयर को तुम 5 रुपए से कम में इशू कर, सॉरी 5 रुपए में तुम इशू कर सकते हो। मैं थोड़ा अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो 10 रुपए का शेयर है, जिससे मेरे को 6 रुपए रिसीव हो गया, जिससे मेरे को 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं, 4 नहीं हुए, मैंने उसको फॉरफिट कर दिया, तो 6 मेरे पास आ गई है। अब मेरे को री इशू करना है, तो मेरे को कहता है कंपनी से, कहते हैं कि अब आप इस शेयर को री इशू कर सकते हो, आज 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि 6 रुपए तुम्हें पहले से रिसीव हो गए, तो इसीलिए हम तो उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अंदर वो पैसा हमने डाला होता, तो हम यहीं पे उसको डेबिट कर देंगे। अगर डिस्काउंट पे नहीं किया तो फिर आपका यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, कि अगर आपने प्रीमियम पे री इशू कर दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनके आगे क्या क्या जाएगा। बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड, कितना नेट आपको पैसा रिसीव हो रहा है। शेयर फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट गिवन, जो आपने डिस्काउंट दिया है। शेयर कैपिटल में जितनी कॉल्ड अप के लिए आप शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि जितनी अमाउंट के लिए। कई बार ये अलग होता है कि जैसे 10 वाला शेयर आपने 8 कॉल्ड अप के लिए इशू किया, तो शेयर कैपिटल में 8 रुपए जाएगा, कॉल्ड अप या पेड अप जितना आप दे रहे हो। और यहाँ पे अगर री इशू प्रीमियम पे दे रहा, इफ री इशू एट प्रीमियम, तो वो यहाँ जाएगा। अगर री इशू किया प्रीमियम पे तो डिस्काउंट नहीं दिया होगा, ये हट जाएगा, पहली चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर तुमने री इशू किया डिस्काउंट पे तो लास्ट चीज नहीं आएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, बात ही खत्म। चलो अब देखते हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में बोलता है, कहते हैं कि आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर। हमने क्या करा, आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया एट 80 पेड अप। पेड अप 80 मतलब शेयर कैपिटल में 80 जाएगा, फॉर 70 पर शेयर, 70 रुपए का तुमने एक शेयर री इशू करा है। एंट्री देखो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने बोला आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट, आपने 6,000 शेयर्स को री इशू करा। कैसे री इशू करा आपने? हमने 6,000 शेयर्स को री इशू करा एट 80 पेड अप, 70 पर शेयर, मतलब 70 रुपए लिए और 80 पेड अप हम उसको मानेंगे, तो 70 नहीं तो 10 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 6,000 है, तो 6,000 इंटू बैंक में आया मेरे पास 70 के हिसाब से, 10 रुपए मैंने क्या कर दिए जी, फॉर फीचर से डिस्काउंट का यूज कर लिया, और 6,000 इंटू 80 मेरा क्या है, वो पेड अप है। तो ये आ गया मेरे पास 4,20,000, 4,20,000।
ये आ गया मेरे पास 6,000 इंटू 10 60,000, और ये आ गया मेरे पास 6,000 इंटू 80 दैट इज 4,80,000। ये आ गया मेरे पास 4,80,000। तो जब आप शेयर्स को री इशू करते हो तब देखो, अब ये मेरे पास 8,000 रुपए पे मेरे को फॉरफीचर में 20 रुपए के हिसाब से बचत हुई थी। मैंने इसमें से 6,000 शेयर्स को री इशू कर दिया और तब मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा 10 का, तो मैं 10 रुपए पर शेयर मेरे को एंड में बच गया ना। तो जब हम शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए आपको बहुत मुश्किल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस तरीके से मेरा तरीका फॉलो कर रहे हो और ये अमाउंट्स आप साथ साथ लिख रहे हो, तो आपको वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी जो आपको करनी पड़ती है कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस मेथड की। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर कितना अमाउंट जाएगा, यहां पर कितना अमाउंट जाएगा, हम कहेंगे 6,000 शेयर जितने भी इशू कर दिए हैं, 6,000 शेयर्स पे हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, बचत पर शेयर 20 रुपए की हुई थी, 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से मेरे को बच गया जो फाइनली मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये आ गया मेरे पास 60,000 कैपिटल रिजर्व के लिए। विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लोगे। ठीक है, एक केस डन हो चुका है। अगला केस देखते हैं इसी का, बहुत आसान है, जल्दी से करेंगे, अब इस पे इतना समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें एक और क्वेश्चन भी करना है। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 1 घंटे की हो चुकी है। प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। कहता है हमने फॉरफिट करे 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच जिसके ऊपर 3 रुपए मेरे को रिसीव नहीं हुए थे फर्स्ट कॉल के, एंड सेकंड कॉल 2 रुपए मांगी ही नहीं थी, तो इसका मतलब 5 रुपए मेरे को रिसीव हो रखे हैं। समझे, प्रीमियम का है नहीं क्योंकि उसने बोला कि 10 ईच था, अगर वो बोलता प्रीमियम का तब हम सोचते। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखोगे क्योंकि प्रीमियम था ही नहीं। टू शेयर फॉरफीचर या पॉलिसी एरिया, जो मर्जी पहले लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। टू पॉलिसी एरिया, टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में जितना कैपिटल का अमाउंट आप कॉल कर चुके हो, उसने कहा कि 3 उसने मेरे को फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, सेकंड कॉल मैंने मांगी नहीं, तो मांगी नहीं तो भैया कॉल तो नहीं करी, तो 3,000 को आपने फॉरफिट किया। 3,000 इंटू 8 रुपए लिखोगे क्योंकि 2 रुपए कॉल करने रहते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 24,000। ठीक है। टू पॉलिसी में जाएगा जो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ, क्या रिसीव नहीं हुआ, 3 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो यहाँ चले जाएंगे 3,000 इंटू 3 9,000। और शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाएंगे जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, जो कि 5 रुपए है, क्योंकि 10 में से 3 और 2 ये पड़े तो 5 पहले होंगे, तो 15,000। सॉर्टेड है। अगली एंट्री री इशू की, उसने कहा कि आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर को हमने री इशू कर दिया टू गीता एट 8 पेड अप फॉर 12 पर शेयर। तो 8 पेड अप, 12 रुपए का हमने बेच दिया, तो 12 रुपए हमें मिले, 8 पेड अप हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो मतलब मैंने प्रीमियम पे री इशू कर दिया, तो मतलब मैंने प्रीमियम पे री इशू कर दिया। तो क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आया, मैंने कितने री इशू करे हैं, 3,000 में से क्या लिखा है, 2,000 हमने री इशू कर दिया, तो 2,000 इंटू कितने पैसे आए, 12 पर शेयर में री इशू करा 12, तो ये आया मेरे पास 24,000। टू शेयर कैपिटल, अब मैं यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट नहीं कर रहा क्योंकि प्रीमियम पे री इशू कर रहा हूँ। कैपिटल में कितना जाएगा, 2,000 इंटू जितना कैपिटल का पेड अप है, 8 पेड अप, तो 2,000 इंटू 8 दैट इज 16,000। टू शेयर कैपिटल के बाद क्या आ जाएगा, टू जो प्रीमियम है, तो मैं लिख दूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना जाएगा, 4 रुपए, क्योंकि 12 थे, 8 आपने कैपिटल में यूज करे, तो 4 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो ये आ गया जी मेरे पास 8,000। ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। नहीं हुआ। जब भी इशू की एंट्री करते हो तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर जरूर करना है, तो कैपिटल रिजर्व की ट्रांसफर वाली एंट्री रह गई, नंबर कट जाते। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री ट्रांसफर कैसे करोगे, आप एक एंट्री पास कर देते हो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, आप एक एंट्री पास कर देते हो शेयर फॉर फ्यूचर टू
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा जाएगा? सर शेयर फॉर फ्यूचर में बचे थे 15,000, यहाँ पे यूज कुछ नहीं हुआ, 15,000 डाल दो। गलत है। क्यों भाई? क्योंकि 3,000 पे बचत हुई थी, तुम्हें चाहिए 2,000 का, तो 5 रुपए पर शेयर बचत हुई, 2,000 ही री इशू है, तो 2,000 का पैसा ही वहां जाएगा, तो 2,000 इंटू जो बचत पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 यहाँ जाएगा, तो 10,000 यहाँ जाएगा। आई बात समझ? अब सवाल पूरा हो चुका है। तो री इशू फॉर फ्यूचर अब तुम कभी नहीं गलत कर सकते। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, देखते हैं। तो यहां पे देखो जी, आपको क्या दी गई है? आपको क्या दी गई है? एक बैलेंस शीट दी गई है, उसका एक्सट्रैक्ट दिया गया है। कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल बता रखा है 2023 का, 2024 का, और सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बता रखा है दोनों सालों का। हमने कहा ठीक है, सवाल कुछ नहीं समझ आ रहा। नोट नंबर दे रखा है, जिसके अंदर 2023 वाली बैलेंस शीट के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। हालांकि अगली क्लास में जो मैंने आपको सवाल करवाने हैं वो बैलेंस शीट के ही है, तो आपको और भी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन तो आज हम अभी करेंगे। फिर नोट नंबर 1 दे रखा है 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट का। हमने कहा ठीक है। नोट नंबर 2 दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का, 2023-2024 दोनों का। हमने कहा ठीक है। और क्या बोलता है? हमने कहा चलो डिटेल्स दे दी उसने, 2023 शेयर कैपिटल की, 2024 शेयर कैपिटल की, और दोनों की रिजर्व सरप्लस की। जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम ढूंढ लेंगे। और क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर बिजनेस ऑफ क्यूपा लिमिटेड विद एसेट्स ऑफ ₹12 लाख। और बिजनेस खरीदा, 12 लाख की एसेट और उसकी लायबिलिटी इतनी की थी। परचेज कंसिडरेशन दी थी उन्होंने कैश और इक्विटी शेयर्स के रूप में। जैसे परचेज कंसिडरेशन में अगली क्लास में वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, हमने डिवेंचर्स में कर भी दिया। हमने क्या करा? कुछ अमाउंट कैश दे दिया और कुछ मैंने शेयर्स दे दिए। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000। इस पूरी ट्रांजेक्शन से मेरे को कैपिटल रिजर्व में बचत हुई 40,000 की। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन दिमाग में रख लो, सब समझ आएगा। सवाल देखते हैं पहला। व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24? कहता है जो कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं 2023-24 में, उनकी टोटल फेस वैल्यू क्या है? उनकी टोटल फेस वैल्यू क्या है? हम देख लेते हैं। 2023 वाला उठाओ। 2023 वाले में ऑथराइज्ड इतनी थी, इशूड इतनी थी। इशूड कितनी थी? उसने ही बोला ना कि जो हमने इस साल इशू करे हैं 2023-24 में, उसकी फेस वैल्यू बताओ। हमने कहा देखो सर, 2023 के अंदर जो इशूड कैपिटल थी वो 4.5 लाख शेयर थे। ठीक है, वो कितने थे? 4.5 लाख शेयर थे। अब कितने हैं? 5.5 लाख शेयर है। तो इसका मतलब इशूड कैपिटल, 1 लाख शेयर से बढ़ चुकी है। इसके अंदर बोलते हैं 40,000 हमने क्या करे हैं? वेंडर्स को इशू करे हैं। कोई बात नहीं, इशू तो करे हैं ना, इशू तो हुए हैं शेयर। उसमें क्या बोला? टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, तो हम कहेंगे 1 लाख शेयर थे इंटू 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख शेयर हमने क्या कर दिए? 10 लाख के फेस वैल्यू में हमने इशू कर दिए। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट दिस। कहता है जो आपने कैश में शेयर इशू करे वो कितने रुपए का एक शेयर बेचा, ये बता दो। ये कैसे बता दें? तो सोच लेते हैं। हमें ये तो समझ आ गई कि पिछला साल और इस साल में 1 लाख शेयर का अंतर है। यहाँ पे 4.5 लाख थे, यहाँ पे 5.5 लाख हो गए, तो मतलब 1 लाख शेयर तुमने इशू करे हैं। कितने इशू करे हैं? 1 लाख शेयर तुमने इशू करे हैं। ये बात भी लिखी है, देखो यहाँ पे लिखा है कि इसमें से 40,000 तो हमने इशू करे हैं वेंडर को, तो मतलब 60,000 हमने कैश के लिए करे। उसने पूछा कि जो तुमने कैश के लिए इशू करे उस पर आप बता दो कितने का एक इशू किया। 10 वाला 10 में किया, 8 में किया, 12 में किया, या 11.2 पे किया। चलो देख लेंगे। तो इसका मतलब इसमें से 40,000 तो मैंने किसको इशू करे हैं? बिजनेस को, और 60,000 मैंने कैश में करे हैं, और क्वेश्चन का इंटरेस्ट जो है वो कैश वाले में ही है। ठीक है, कितने में किया? अब मेरे को वो पहचानना पड़ेगा। उसके लिए मैं आइडिया लूंगा अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया पहले से, तब तो हम कहेंगे जी कि ठीक है हमने प्रीमियम पे इशू करे होंगे। तो देखें 2023 में प्रीमियम यहाँ नहीं होगा, रिजर्व एंड सरप्लस वाली उसमें होगा। ये रहा
तो प्रीमियम 2023 के एंड पे 2 लाख का था, 2024 के एंड पे 3,20,000 का है। प्रीमियम यहाँ पे 2 लाख का था, यहाँ 3,20,000 का, तो मतलब 1,20,000 से प्रीमियम बढ़ गया। तो इसका मतलब जो मैंने ये शेयर इशू करे हैं, ये मैंने प्रीमियम पे इशू करे हैं। इसका मतलब ये जो मैंने शेयर इशू करे हैं वो मैंने कैसे इशू करे हैं? प्रीमियम पे इशू करे हैं। कितना प्रीमियम होगा सोचो? तो 60,000 शेयर्स की हेल्प से 60,000 शेयर्स की हेल्प से 1,20,000 मेरा क्या हो गया? एसपीआर बढ़ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसका मतलब हर शेयर पे मेरे को 2 रुपए तो प्रीमियम आया। 10 का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम, तो मतलब मैंने 12 रुपए में इशू कर दिया। तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। अब मैंने 12 रुपए में इशू किया। तीसरा देखें। तीसरा कहता है 1 अप्रैल 2024 को, कहता है 1 अप्रैल 2024 को द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टेड शेयर्स। कंपनी ने क्या किया? जो भी डिफॉल्टिंग शेयर्स थे उनको फॉरफिट कर दिया। कहता है व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। कंपनी ने जो भी डिफॉल्टिंग शेयर थे उनको फॉरफिट कर दिया। देखिए डिफॉल्टिंग कितने थे, ये 2024 वाला पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कहता है कि 10 पर शेयर मैंने 5,000 रुपये मांगे और उन्होंने मेरे को 2 रुपये पर शेयर अभी तक नहीं दिए। तो इसका मतलब ये डिफॉल्टिंग है। 5,000 शेयर्स डिफॉल्टिंग है जिन्होंने 2 रुपये नहीं दिए उनसे 10 पर शेयर मांगे, उसमें से 2 नहीं दिए, तो मतलब 8 ऑलरेडी दे चुकी है। मैंने अगर इनको फॉरफिट कर दिया तो मेरे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 8 रुपए रिसीव हो रखे हैं। तो 5 और फीचर में बैठा होगा, तो हम लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। समझ आई? चलने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखते हैं। What will be number of issued shares as on 1 अप्रैल 2024 after the forfeiture of these shares? After the forfeiture of these shares, अगर तुमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तुमने 5,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो उसके बाद नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ इशूड शेयर्स की खास बात है, ध्यान रखना कि वो बदलते नहीं। अगर आपने इनमें से 5,50,000 आपने इशू कर दिए और आपने फिर फॉरफिट कर दिया, तो आप उनको दोबारा इशू नहीं करते ना, आप उनको री इशू करते हो। तो मतलब इशूड का पार्ट अभी भी है, तो इशूड कैपिटल का पार्ट वो बने रहते हैं, तो वो अभी भी 5.5 लाख ही रहेंगे। सो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ध्यान रखना ये 5.5 लाख ही रहेंगे। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इफ 2,000 of the forfeited shares were reissued at 14 per share, what will be the amount of security premium and capital reserve respectively as on 1 अप्रैल 2024? 5,000 शेयर्स जब मैंने फॉरफिट करे, 5,000 शेयर्स जब मैंने फॉरफिट करे, तो मेरे को 5 × 8 40,000 मेरा फॉरफीचर अकाउंट में गया था, याद है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में गया था, याद है? अब मैंने इनमें से 2,000 को क्या कर दिया? री इशू कर दिया 14 रुपीज पर शेयर पे। तो मतलब मैंने प्रीमियम पे री इशू कर दिया। री इशू की एंट्री देखो क्या बनेगी? री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे एंट्री से मतलब नहीं है, लेकिन आती तो है अपने को। 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 2,000 इंटू 14 रुपए तो 28,000 यहाँ पे 10 रुपए 20,000, तो यहाँ पे 8,000। तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 से बढ़ जाएगा, इतनी बात समझ आती है। तो जी सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना? अंत की डेट पे 3,20,000 का है, 8,000 बढ़ गया तो 3,28 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें या इसमें से एक होगा। कैपिटल रिजर्व देखते हैं। हमें पता है कि शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है री इशू होने के बाद वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया, जितना डिस्काउंट दिया तो उतना काट लो आप। तो हम क्या कर देते हैं? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। मेरे को पर शेयर जो मेरे ये 2,000 शेयर्स हैं, मैंने जो रीइशू करे, मेरे को पर शेयर 8 रुपए बचत हुई थी। 5,000 थे वो, लेकिन मैंने रीइशू 2 ही करे। तो मैं क्या करूंगा? 2,000 इंटू 8 रुपए के 8 रुपए मेरे बचे, क्योंकि मैंने तो रीइशू भी प्रीमियम पे करे हैं। तो 2,000 इंटू 8, 16,000 मेरा कहाँ चला गया होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व देख लो, कैपिटल रिजर्व देख लो कहाँ पर है? नील था, अब 40 था, 40 + 16 56,000 हो गया होगा, 56,000 हो गया होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, लास्ट सवाल देखते हैं। What will be the amount in subscribed and fully paid up after the reissue of 2,000 shares?
सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया और फुल्ली पेड अप भी है। पहले देखो क्या हाल है, यहाँ पर हाल है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में थे हमारे पास जी 5,45,000 शेयर्स थे, और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 5,000 थे जिन्होंने 2 रुपए नहीं दे रखे थे। तो फुल्ली पेड अप में मेरे पास 5,45,000 थे। जब मैंने 2,000 री इशू कर दिए, उनसे मैंने पूरा पैसा ले लिया ना, तो वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, इसके अंदर 2,000 जोड़ दो तो 5,47,000 हो जाएंगे। उनसे उसने बोला 5,47,000 हो जाएंगे। टोटल अमाउंट पूछा तो देख लो जी, टोटल अमाउंट 10 से गुना कर दो, तो इसको 10 से गुना कर दोगे तो ये बन रहा है ये, तो इसके अंदर आप 20,000 और जोड़ दो, तो ये आगे आपके पास 54,70,000, 54,70,000, 54,70,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन आने का भी चांस है, क्योंकि सीयूईटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, वहां पे तो आता ही केस स्टडी है, तो वो इस सवाल इन्होंने एसक्यू पे में डाल दिया, तो इस तरीके का आने का भी चांस है। जनरली अगर हम देखें पैटर्न को प्रीवियस ईयर्स के, तो पूरा चांस है कि जो क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दूसरे नंबर पे करवाया था, वो आएगा। सो हमारे पास फर्स्ट है Akshita Limited issued fully paid up shares of rupees 5 lakh in purchase consideration of net assets of 4,70,000. The balance of 30,000 will be dash to dash account. जब भी हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए कोई भी सिक्योरिटी, चाहे डिबेंचर्स चाहे शेयर्स, कुछ भी इशू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो एसेट आती है, खरीदने की एंट्री क्या होती है, हमने 5 लाख के शेयर खरीदे फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,70,000। इसका मतलब तुम 30,000 फालतू दे रहे हो, इसका मतलब तुम 30,000 फालतू दे रहे हो। तो फालतू पैसा किस लिए दिया जाता है, गुडविल के लिए दिया जाता है सर। किस लिए दिया जाता है, गुडविल के लिए दिया जाता है। जब एंट्री पास कर रहे थे तो याद करो एंट्री कैसे पास करवाई थी मैंने, एंट्री आपको ऐसे पास करवाई थी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर की नीड है तो गुडविल, तो इसलिए एक जगह हम छोड़ दें। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज है ही नहीं, नेट एसेट 70,000 है तो नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी ही। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सामने वाले बंदे को मैंने ड्यू किया होगा जिससे मैंने खरीदा, सपोज एक्स लिमिटेड है वो, तो 5 लाख ड्यू करे होंगे, बट नेट एसेट में ले रहा हूँ 4,70,000 की, तो 30,000 मेरा क्या हो रहा होगा, गुडविल में आ रहा होगा। 30,000 मेरा क्या हो रहा होगा, गुडविल में आ रहा होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, तो डेबिटेड होगा टू गुडविल। ठीक है जी। और में जो सवाल है वो कहता है मायरा लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ 12 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 4 लाख ऑफ सुभव लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख। हमने क्या करा, 12 लाख की एसेट और 4 लाख की लाइबिलिटी ली, कितने में, 9 लाख में। तो मतलब नेट चीज कितने की है, 12 लाख की एसेट माइनस लाइबिलिटी 4 लाख, 8 लाख वाली चीज तुम ले रहे हो 9 लाख रुपए की, तो 1 लाख तुम फालतू दे रहे हो। द अमाउंट वॉज पेबल बाई इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, तो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई, इशू ऑफ 11% डिबेंचर्स, तो हमने डिबेंचर्स दिए 100 का एक 10% डिस्काउंट, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड विल बी। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए होंगे, कोई बात नहीं, शेयर का क्वेश्चन होता तो वहां डिस्काउंट की जगह प्रीमियम होता है, क्योंकि डिस्काउंट पे शेयर इशू होते नहीं है। तो कुल मिला के तुमने 9 लाख का सामान लिया, 9 लाख परचेज कंसिडरेशन है, उसको आप डिवाइड कर देते हो, अब ईच शेयर या ईच डिबेंचर तुम कितने का इशू कर रहे हो। तो 100 वाला तुमने 10% डिस्काउंट में 90 रुपए का एक दिया ना, तो 90 से डिवाइड कर देना, आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। सो ये आ गया आपके पास 10,000। तो बेसिकली आपने क्या करे हैं, इनको 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। तो हमने इनवाइट की 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक 30% प्रीमियम पे। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरे का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे देना है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 2,50,000 की। जब पूरे का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे देना है, सारे का सारा शेयर का पैसा आज ही आ गया, तो जिनका फालतू है सारे का सारा वापस मोड़ दोगे, तो वापस रिफंड कर दोगे। तो द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, द अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी वॉज। देखो हमने 50,000 के लिए पैसा मांगा और हमने कहा सारे का सारा पैसा भी देना है। सारे का सारा पैसा कितना है, 10 + 3, क्योंकि 30% का प्रीमियम क्वेश्चन ने मेरे को बोल दिया। तो 13 रुपए मैंने पर शेयर से मांगे। अब लोगों ने 2.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरे को देखो, मेरे को रिसीव कितना हुआ अमाउंट, मेरे को रिसीव कितना हुआ अमाउंट, मेरे को रिसीव हुआ 2,50,000 इंटू 13 रुपीज मेरे को रिसीव हुआ, जिसमें से 50,000 तो मैंने इशू ही करने हैं, तो 50,000 का पैसा तो मैं रख ही लूंगा। तो 50,000 इंटू 3 तो मैं क्या 13, तो मैं रखूंगा ही सही। लेकिन बाकी जो 2 लाख का है,
बाकी जो 2 लाख का है मैं वापस कर दूंगा। तो 2 लाख इंटू 13 में वापस कर दूंगा। अब ये मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करना, सीधा आपको ये निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो 2.5 में से 50 रखे, 2 लाख का पैसा वापस कर दूंगा। तो 2 लाख इंटू 13 कितना होगा? 26 लाख। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, रिजर्व कैपिटल। देखो रिजर्व कैपिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन कम से कम आपको थ्योरी का देखने को मिलेगा, और थ्योरी का टॉपिक कुछ ज्यादा नहीं है। मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं उसका पूरा समझाऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ ये सवाल कराऊंगा, पूरा समझाऊंगा आपको। सो रिजर्व कैपिटल होती क्या है, इसे डेफिनेशन दी है, मैं आपको समझा देता हूँ। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डैश कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी क्या करती है, एक कंपनी जब अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है, अनलिमिटेड कंपनी से, देखो अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट इंडियन कंपनीज एक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी रिजर्व कैपिटल का है। आप अनलिमिटेड कंपनी से जब लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हो जनरली, तब ये रखा जाता है। बता दूं क्या मतलब होता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है, कंपनी अपना जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, बेसिकली कैपिटल का एक हिस्सा बढ़ा देती है। इंक्रीज इन नॉमिनल कैपिटल, कंपनी क्या करती है, अपनी नॉमिनल कैपिटल को बढ़ा देती है। क्या कर देती है, अपनी नॉमिनल कैपिटल को बढ़ा देती है। और क्या कहती है कि जो इंक्रीज्ड अमाउंट है ना, जो इंक्रीज्ड अमाउंट है विल बी कॉल्ड अप ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो वो कहती है कि मैं आपका नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच शेयर बढ़ा रही हूं। हम क्या करते हैं, दो तरीके से कह सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, कि जी फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए थी, तो कंपनी कहते हैं ये 10 का ना होकर ये 15 रुपए का है, लेकिन ये 5 रुपए में तुमसे कम मांगूंगी, तभी मांगूंगी जब मेरे को वाइंडिंग अप पे अगर पैसे की जरूरत पड़ी, तो अदरवाइज नहीं मांगूंगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है रिजर्व कैपिटल लाने का? दूसरा तरीका होता है बेटा, दूसरा तरीका होता है पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, part of uncalled capital that will be called only in case of winding up, only in case of winding up, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में। कहते हैं कि या तो आप क्या करो, मान लो 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 तुम मांग चुके हो, तो आप इंक्रीज कर दो नॉमिनल अमाउंट और बोलो जो मैंने इंक्रीज किया +5 है, तभी मांगूंगा जब कब होगी, वाइंडिंग अप होगी, अदरवाइज नहीं मांगेंगे। दूसरा तरीका कि मान लो 10 का शेयर है, अभी तक तुमने 6 ही कॉल करे हैं, 6 ही कॉल करे हैं, तो बाकी 4 के ऊपर ये शर्त लगा देते हो, जो बाकी 4 बचे, जो मेरे पास बाकी 4 बचे, वो क्या है, अनकॉल्ड है ना, अभी तक मांगा नहीं है, तो उसके ऊपर हम ये शर्त लगा देते हैं कि ये हम तभी कॉल करेंगे जब वाइंडिंग अप होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो रिजर्व कैपिटल 2 तरीकों से बन सकती है। ठीक है, तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डैश कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कि कहते हैं कि रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ, ऐसे कौन सी कैपिटल का वो पार्ट है विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, की कंपनी वाइंडिंग अप के अलावा कभी ये पैसा नहीं मांगने वाली। सो बेसिकली अनकॉल्ड, ऐसा पैसा अनकॉल्ड का वो पार्ट लिखा ना हमने, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट विल बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल है विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट द, अदरवाइज हम नहीं मांगेंगे। ठीक है, अगर आपके मन में आता है कि नॉमिनल कैपिटल इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि नॉमिनल अगर इंक्रीज की होती तब हम बोलते। अगर कहते हैं कि रिजर्व कैपिटल इज इंक्रीज इन डैश कैपिटल, इंक्रीज इन डैश, तब आप लिखते हैं नॉमिनल। समझ आ गई? तो 2 तरीके से सवाल बन सकते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग है। इंक्रीज इन तो नॉमिनल, पार्ट ऑफ तो अनकॉल्ड कैपिटल। समझ आती है बात? आगे चलते हैं। A share of ₹10 on which ₹80 is received is forfeited, जिसके ऊपर 80 रुपए रिसीव हो रखे हैं, आपने फॉरफिट कर दिया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपए आने रहते थे, 80 आ चुके हैं, आपने फॉरफिट कर दिया। द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड इज, देखो हमें होता है कि 100 वाला शेयर है ना, उससे मेरे को लाइफ टाइम में मिनिमम 100 रुपए मिलने चाहिए, 80 मेरे को मिल चुके हैं, 20 नहीं मिले ना सिर्फ। तो अब आप मिनिमम अमाउंट आप 20 पे इशू कर दो, 20 या 20 प्लस पे इशू कर दो, मेरे को टोटल 100 मिल जाएगा, क्योंकि 80 पहले से मिल चुका है,
20 या उससे ज्यादा कर दोगे तो मेरे को टोटल पैसे मेरे 100 से या 100 से ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 20। अगला देखो, शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 7 पर शेयर वाज पेड। तो 10 का था, 7 मिल चुके हैं। दीज शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 10 रुपए की पेड अप के लिए जितना उसकी फेस वैल्यू है उसके लिए तुमने उससे 9 रुपए ले लिए। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मैंने आपको पहले भी सिखाया, पर शेयर निकाल लिया करो। हमने 500 शेयर को फॉरफिट किया, 500 शेयर को फॉरफिट किया ऑन विच ₹7 वाज पेड, मतलब 7 रुपए मिल चुके थे। तो बेसिकली शेयर फॉरफीचर में मेरे पास कितना बैठा होगा, मेरी बचत कितनी हो रखी है अभी तक, 500 इंटू 7 3500। ये हमने क्या कर दिया, सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू कर दिया 9 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप पे, तो मतलब 1 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो मेरे को 7 रुपए बचे थे। 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बचत फाइनली कितनी रहेगी मेरी, 6 रुपए, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी। तो 500 इंटू 6 3000। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला कहता है एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस इज टर्म्ड एज। क्या कहता है, एक ऑफर और सिक्योरिटी और इन्विटेशन, ये मतलब हमने शेयर्स को इनवाइट किया शेयर बेचने के लिए, टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप। कि हमने कहा कि सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप को बोला, हमने कहा कि ये पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप है, हम इन्हीं को इन्विटेशन देते हैं कि आप हमारे शेयर्स खरीदो। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, कि मैं प्राइवेटली प्लेस कर रहा हूं, प्राइवेटली अपनी मर्जी के ग्रुप के लोगों को अपने शेयर्स बांट रहा हूं, उनको दे रहा हूं। बाकियों की मीनिंग बता देता हूं। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, कि अपने शेयर्स खरीद लेना, शेयर्स बाय कर लेना फ्रॉम ओपन मार्केट, की बाजार से अपने खुद के शेयर खरीद लेना। ऐसा कैसे होगा, विद्यम ट्यूटोरियल्स ने क्या करा, विद्यम ट्यूटोरियल्स के शेयर थे, विद्यम ट्यूटोरियल्स चाहता था कि मेरी ओनरशिप खुद के पास ज्यादा हो, तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी जिस पर्टिकुलर जहां पे लिस्टेड है हमारी कंपनी, जैसे रिलायंस लिमिटेड लिस्टेड है सेंसेक्स के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उन्होंने वहीं से क्या करा, अपने खुद के शेयर खरीद लिए ओपन मार्केट में से। वो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, ईसॉप्स। कि ये क्या होते हैं, कि हम अपने इंप्लॉइज को जो इशू करते हैं, इंप्लॉइज को इशू करते हैं, इंप्लॉइज को इशू करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। नो हाउ का मतलब उन्होंने कुछ मेरे को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करी, मेरी कंपनी को जो ग्रोथ प्रोवाइड करी, उसके लिए जब हम अपने इंप्लॉइज को हिस्सेदारी देते हैं उसे बोलते हैं इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी काइंड ऑफ यही होते हैं, ईसॉप्स होते हैं बेसिकली, जो हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर भी इसी तरीके से होता है, जिन लोगों ने बेसिकली मेरी कंपनी के लिए पसीना बहाया है, स्वेट इक्विटी शेयर, तो हम उनको देते हैं। और ये पर्टिकुलर शेयर ना डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर शेयर डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं, तो ये जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार इनसे रिलेटेड भी इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लेता है। अगला देखते हैं। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, एक 10 रुपए का शेयर था, मैंने उसको इशू कर दिया 2 रुपए के प्रीमियम पे, ऑन विच ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड। मैंने उसके ऊपर कितना पैसा मांग लिया है, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड, एंड ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ने 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम मेरे को दे भी दिया। इफ फॉरफिटेड देन शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। शेयर फॉरफीचर की एंट्री मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, एक बार फिर से देख लो, देखना चाहो तो आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। ये एंट्रीज करते हो आप। क्या क्या चीज कहां कहां पर आती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करते हो, किस अमाउंट से आप डेबिट करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, कि कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुके हो। अगर यहाँ पे जैसे उसने बोला कि हम 8 रुपए मांग चुके हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 2 का तो प्रीमियम है, कैपिटल के तुमने सिर्फ 6 रुपए मांगे हैं, तो यहाँ पे आप 6 रुपए से डेबिट करोगे। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे आप लिखते हो अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है, सारा नहीं। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 का 2 रिसीव हो गया, तो फिर आप इसको डेबिट ही नहीं करोगे। टू कॉल्स इन एरिया,
यहाँ पे आता है मेरे पास टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, जो टोटल अमाउंट मेरे को रिसीव नहीं हुआ। शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव, जो मेरे को पैसा रिसीव हो चुका है लेकिन कैपिटल का पोर्शन, जैसे इस सवाल में 6 रुपए मेरे को रिसीव हो चुके हैं, कैपिटल का पोर्शन सिर्फ 4 रुपए रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे मैं 4 रुपए लिखूंगा। गॉट इट। चलो देखते हैं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुमसे सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। किससे डेबिट होगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। तो कैपिटल का कितना पैसा आप कॉल कर चुके हो, तो यहां पर है कि उसने कहा 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसमें से 2 रुपए तो भैया क्या है? प्रीमियम है। तो कैपिटल का कितना हुआ? 6 रुपए हुआ, तो आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं। So minimum subscription for allotment of shares as per Security and Exchange Board of India, SEBI ने क्या बोला हुआ है? SEBI guidelines ने क्या कहा है? Cannot be less than 90% of which of the following capital? कहते हैं कौन सी कैपिटल का 90% होना चाहिए? क्या ऑथराइज्ड कैपिटल का, नॉमिनल कैपिटल का? ये तो होता है मैक्सिमम कैपिटल आप कितनी इशू कर सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या रिजर्व कैपिटल का? रिजर्व कैपिटल तो चीज ही अलग होती है, मैंने आपको अभी समझाया था कि इंक्रीज इन नॉमिनल कैपिटल या फिर पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल होता है। ये सब्सक्राइब कैपिटल होती है जो सब्सक्राइब हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसने तो कहा इसका 90%, इसका 90% थोड़ी देखोगे, तो सब्सक्राइब हो ही चुकी है, तो इसको क्या सब्सक्राइब करोगे? तो आंसर आएगा मेरे पास डी, इशूड कैपिटल। बेसिकली कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं उसका 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी वो उस इशू के साथ आगे जा सकती है, अदरवाइज कंपनी आगे नहीं जा सकती है। तो यहां पे आएगा मेरे पास इशूड कैपिटल। अगला देखते हैं। As per provisions of Companies Act, security premium cannot be utilized for, किस चीज के लिए बेसिकली वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है? किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है? आपको ये जरूर याद होना चाहिए। मेजर 3 ही काम होते हैं उसके, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट के लिए, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। कोई भी खर्चा ऐसा जो शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, रिडम्पशन के टाइम जो डिवेंचर को एक्सेस पैसा देना पड़ जाए उसके खर्चे, तो बेसिकली उन सबको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। तो ये आ जाएंगे, ठीक है। ये शेयर इशू एक्सपेंस होता है, प्रीलिमिनरी खर्चा। इशू ऑफ डिवेंचर्स पे खर्चा हुआ, इशू ऑफ शेयर्स पे खर्चा हुआ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के टाइम अगर आपको एक्सेस देना पड़ रहा है, तो उन सभी चीजों को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेज करते हैं, और बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए इसका हम यूजेज करते हैं। तो इसके लिए आप नहीं कर सकते। बेसिकली ये 3 याद होने चाहिए, चौथी कोई भी चीज आपको देखने को मिल सकती है। इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर नहीं, इसके लिए आप नहीं कर सकते हो। बोनस शेयर होते क्या है, मैं आपको मीनिंग समझा दूं, क्योंकि फिर से मैं आपको सिर्फ एक एमसीक्यू नहीं करवाना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन क्या भी बन सकता है। तो बोनस शेयर क्या होता है? आपने बोनस शेयर देखा होगा, रेशियो एनालिसिस में भी देखा होगा कि इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन आते हैं तो बोनस शेयर पे सवाल आ जाता है। तो बोनस शेयर का मतलब होता है बेसिकली ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास रिलायंस लिमिटेड का 2 शेयर्स है, मेरे पास रिलायंस लिमिटेड के सपोज 20 शेयर्स हैं, ठीक है। तो रिलायंस लिमिटेड ने क्या करा, उन्होंने कहा हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करेंगे। बोनस शेयर मतलब जिसके हर 5 शेयर के 1 शेयर हम बोनस देंगे, जिसके पास भी 5 शेयर है उसको हम 1 देंगे, तो मेरे को कितने मिल जाएंगे? तो मेरे को 4 बोनस मिल जाएंगे। तो ये बोनस शेयर देने के लिए शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई ना, कि मान लो मेरे पास 1 शेयर की कीमत 50 रुपए थी, तो 20 इंटू 50 हो गई, मेरे पास सपोज 1000 हो गई, ठीक है। तो अब मेरी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 4 और मिल गए, तो 200 रुपए इंक्रीज हो गए। तो 200 रुपए कहां से लाएगी कंपनी? तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो कंपनी क्या करती है, अपने रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट से वो बोनस शेयर इशू करती है। तो बेसिकली जो बोनस शेयर आते हैं वो वहां से आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड से ही पैसा निकल के शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। तो इसीलिए आपका ये जो बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज नहीं होता है। चलो जी और देखते हैं। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज, जो हम कंसिडरेशन अदर देन कैश के सवाल जब देखते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं। तो नेट एसेट में से अगर कैपिटल रिजर्व हटा दो तो क्या आएगा? नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट का मतलब होता है आपके पास एसेट माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करने पे बेसिकली हमें निकलता है कि वो बिजनेस की एक्चुअल कीमत क्या है। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व मतलब आपने सपोज वो कीमत आई बिजनेस की 10, यहां से आई हमारे पास 10 लाख, लेकिन हमें वो मिल रहा है 9 लाख में, तो हम कहते हैं ना कि 1 लाख कैपिटल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि जो डिफरेंस है 1 लाख का वो आपकी बचत हो रही है।
तो अगर 10 में से 1 हटा दिया तो क्या आया मेरे पास, 9 लाख आया। 9 लाख क्या है, परचेज कंसीडरेशन। क्या है, परचेज कंसीडरेशन। तो मेरे पास आ जाएगा ये परचेज कंसीडरेशन। फिर से सुनो, एसेट माइनस लायबिलिटी होता है नेट एसेट। तो नेट एसेट मान लो किसी बिजनेस की 10 लाख की है, मैंने वो खरीदा 9 लाख में, तो 1 लाख में कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो 10 लाख माइनस कैपिटल रिजर्व क्या आया, 9 लाख। तो 9 लाख क्या है मेरी परचेज कंसीडरेशन। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्रीमियम, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स को एट प्रीमियम, द कंपनी कैन कलेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अलोंग विद द फॉलोइंग। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस चीज के साथ कलेक्ट कर सकती है, क्या एप्लीकेशन के साथ, क्या कॉल के साथ, या अलॉटमेंट के साथ, या किसी के भी साथ। तो कंपनी की इच्छा, वो जिसके मर्जी साथ कर ले। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हम अलॉटमेंट मान के चलते हैं, ये मत समझ लेना कि अलॉटमेंट पे ही होता है ना। इफ क्वेश्चन है साइलेंट, हम मान के चलते हैं अलॉटमेंट साथ आया होगा। अगर क्वेश्चन कुछ भी बोल सकते हैं, तो कंपनी की मर्जी है, वो किसी भी चीज के साथ प्रीमियम ले सकती है। अगला देखते हैं 3 मार्कर। तो छवि लिमिटेड, मैंने आपको बोला था मैं परचेज कंसीडरेशन का क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से एमसीक्यू से अच्छा रिवाइज करवा चुका हूं, डिबेंचर से भी हम ये कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। छवि लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम नियो लिमिटेड, उन्होंने नियो लिमिटेड से मशीनरी खरीदी। इट वाज अग्रीड दैट द परचेज कंसीडरेशन विल बी पेड, परचेज कंसीडरेशन विल बी पेड बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at a premium of 10% and a bank draft of 50,000, pass the necessary journal entries in the books of छवि लिमिटेड। तो छवि लिमिटेड ने क्या करा, मशीनरी खरीदी। कितने की खरीदी, इट वाज अग्रीड दैट परचेज कंसीडरेशन विल बी पेड बाय 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ 50,000। उसने बताया ही नहीं कि हमने मशीनरी कितने की खरीदी है। लेकिन पहली एंट्री क्या होनी चाहिए सर, पहली एंट्री तो ये होती है कि आपने जो चीज खरीदी, मशीनरी खरीदी या एसेट खरीदी, जो भी खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सामने वाले बंदे का नाम, छवि लिमिटेड ने खरीदा नियो लिमिटेड से, टू नियो लिमिटेड अकाउंट। सर पहली एंट्री तो यही होती है, लेकिन यही का तो हमें अमाउंट नहीं पता। लेकिन उसने ये तो बताया ना तुमने पेमेंट कैसे करी। अगर मैं कहूं कि मैंने आपसे एक चीज खरीदी और उसके बदले मैंने आपको 10,000 दिए, तो कॉमन सेंस की बात है 10,000 की चीज होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने उसको कितने पैसे दिए हैं। तो उसने बोला, हमने क्या करा, हमने उसको इश्यू करे 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो मतलब कि 10,000 शेयर्स 10 का 1 प्लस 1 रुपया प्रीमियम, 10% प्रीमियम। तो इसका मतलब 10,000 वाला शेयर मैंने उसको 11 रुपए में दिया है। तो 11 इंटू 10 कितना हो गया, 1,10,000। समझे, तो 1,10,000 के तो मैंने उसको शेयर दे दिए, प्लस उसने बोला एंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ 50,000, प्लस 50,000 का मैंने क्या दे दिया उसको, बैंक ड्राफ्ट दे दिया। तो इसका मतलब मैंने टोटल उसको कितने पैसे दिए, 1,60,000 दिए। तो मतलब चीज कितने की होगी, 1,60,000 की होगी। तो यहां हम लिख देते हैं 1,60,000। ये छोटू सा वर्किंग नोट जरूर बना के आना है, ये वर्किंग नोट जरूर बना के आना है। चलो अब देखते हैं। अब कहते हैं कि अब उसको हम चलो इशू भी कर देना शेयर और पैसे दे दें उसको। तो कैसे देंगे हम लिखेंगे नियो लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,60,000। उसमें से हमने कैसे दिया, बैंक ड्राफ्ट से दिया 50,000। तो टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है सर। और 1,10,000 तुमने शेयर्स दिए, लेकिन शेयर तो तुमने 10,000 ही दिए, तो 1 लाख तो शेयर कैपिटल में जाएगा और 10,000 प्रीमियम में जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम का अमाउंट है। तो टू शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर आता है। इस चीज को दिमाग में बिठा के रख लो, ये गलती नहीं करनी। तो मेरे पास फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10 रुपए, जितने का मैंने शेयर उसको बेचा, बेसिकली 10 वाला शेयर 10 की उसकी कैपिटल में जाएगा। तो ये 1 लाख मेरा जाएगा कैपिटल में, और जो 10,000 प्रीमियम का अमाउंट है जो मैं उसको प्रीमियम पे इश्यू कर रहा हूं, वो मेरा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम में, वो जाएगा मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में। दैट इज 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 1, तो वो मेरा 10,000 जाएगा प्रीमियम में। ये हो गई जी मेरे पास 2 एंट्रीज, सॉर्टेड है। अगला देखते हैं। सो 4 मार्कर बैलेंस शीट। एक सवाल ये करेंगे, बैलेंस शीट के क्वेश्चन जनरली इन्हीं 2 तरीकों के आते हैं। एक ये करेंगे, बस 2 ही तरीके होंगे ना, हाँ जी ठीक है, ये 6 मार्कर आ गया, 2 ही तरीके हैं। सो बैलेंस शीट हमारे पास 2 ही तरीके के आते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, मैं अभी आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनवाने वाला हूं। और ये फॉर्मेट अगर आपको आता है तो मेरी पक्की बात है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपको ये फॉर्मेट अच्छे से ध्यान रखना है और इनकी थ्योरी ध्यान रखनी है, जो मैं लिखूंगा कि किसमें क्या आना है। चलो देखते हैं। जब आपको
शेयर कैपिटल के केस में कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होती है तो आप क्या करते हो? सबसे ऊपर तो आप लिखते हो जी XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि आप पूरी बैलेंस शीट बना नहीं रहे हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट जो भी तारीख हो, जो भी साल हो, ठीक है जी। फिर आप क्या कर देते हो, उसका छोटा सा एक फॉर्मेट बना देते हो। आपको इतना जरूर ध्यान होना चाहिए, आपको इतना जरूर ध्यान होना चाहिए कि आप यहां तो नोट नंबर लिख रहे हो, और यहां पर दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट हम लिखते कैसे हैं। कैपिटल रोमन में हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, कैपिटल रोमन में आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। गलती मत करना क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के सिर्फ एक नंबर आएगा 4 में से, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर आप नंबर 1 पे लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 1 पे लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड। आप लोग अभी मेरे साथ साथ बना रहे हो ये शेयर होल्डर्स फंड, और यहाँ पे ए पे लिखोगे आप शेयर कैपिटल। समझ आई? तो हमेशा पूरी बैलेंस शीट ऐसे ही चलती है। यहाँ पे आप लिख दोगे नोट नंबर, नोट नंबर, नोट नंबर 1, और यहाँ पे जो भी मेरा अमाउंट आएगा मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा बिना बॉक्स के, बॉक्स नहीं बना देना। यहाँ पे तारीख लिख देनी है कि जैसे मैं कहता हूँ 31 मार्च 2025, जो कि कल को आएगी, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया और आपको इसको बंद कर देना है। ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये इतना सही है, 3 ही लाइनें हैं, एक कैपिटल रोमन, फिर 1, फिर स्मॉल, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। अब देखते हैं जो हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स है वो कैसे बनेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेंगे, चलो एक काम करते हैं, स्केल से बना देते हैं। देखो भाई जल्दी से, तो नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनते हैं। यहां पे आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, रुपीस नंबर 1, नंबर जरूर लिखना है। ये नोट यहाँ 1, यहाँ 1, किस चीज का है, ये शेयर कैपिटल का है, आपने नाम लिख दिया। ये शेयर कैपिटल का हम नोट बना रहे हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखते क्या हो, सबसे पहले आप लिखते हो डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। सॉरी, इसकी हेडिंग लिखोगे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। तो पहले आप क्या लिखोगे, इसकी हेडिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके अंदर आप लिखोगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल मेरी कितनी है, यहां लिखोगे कितने इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज इतने ईच, ठीक है जी। हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। यहां पे ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल लिखो, चाहे नॉमिनल लिखो, चाहे रजिस्टर्ड लिखो। यहां पे अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप प्रेफरेंस शेयर्स का भी जिक्र कर लोगे, ठीक है जी। फिर हम नंबर 2 पे लिखते हो इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी को हम अलाउ करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की, आप इतनी कैपिटल इशू कर सकते हो। इशूड कैपिटल में आप लिखते हो फिर से डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, कितने का कितने इक्विटी शेयर आपने इशू करे हैं। मान लो एक कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि वो क्या कर सकती है जी, वो 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसने अभी इशू ही 50,000 करे हैं, तो यहाँ पे आप 50,000 लिखोगे। फिर आता है आपका जो सबसे मेन पोर्शन होता है, जो सबसे मेन पोर्शन होता है, और वो होता है आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कंपोनेंट्स देखना ध्यान से। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हम लिखते हैं वो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसमें हम लिखते हैं ऐसे शेयर्स जिन्होंने, जिनसे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और पूरा पैसा रिसीव कर चुका हूं। मैं खास बात बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली
पेड अप, मतलब मैंने मांगे भी पूरे पैसे लिए कि 10 का एक शेयर 10 मांग चुका हूं और उन्होंने मेरे को पूरी पेमेंट भी कर दी है, तो यहां आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कि इतने इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज इतने ईच। अगला देखो, फिर आता है मेरे पास सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, कि मैंने सब्सक्राइब तो कर लिए थे लोगों ने ये शेयर्स, बट उन्होंने अभी तक उसकी मेरे को फुल्ली पेमेंट नहीं की है, या फिर मैंने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। इसके अंदर क्या आता है, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, ये अगर मैंने पूरा मांगा ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, या फिर नॉट फुल्ली पेड अप कि उन्होंने मेरे को पूरा पे ही नहीं करा, नॉट फुल्ली पेड अप कि उन्होंने मेरे को पूरा पे ही नहीं करा। तो मैं यहां लिखता हूं डैश इक्विटी शेयर्स कॉल्ड अप इतना जितना मैं उनसे कॉल कर चुका हूं, और यहां पे माइनस कर देता हूं मैं कॉल्स इन एरियर की जो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, जो पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, जो आता है मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, एक और चीज आएगी, एक और चीज लास्ट में आप ऐड कर दोगे, शेयर फॉर फीचर। अगर आपने कुछ शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, अगर आपने कुछ शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, तो उनका जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अकाउंट में पैसा गया है वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। तो बेसिकली ये जो पैसा आया वो, और ये आया, ये जो मेरे पास फाइनल पैसा आया ये जाएगा मेरा शेयर कैपिटल के अंदर। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन कितनी आसान है, सिर्फ ऑथराइज कैपिटल लिखा, इशूड लिखा, सब्सक्राइब के अंदर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिन्हों से मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और पूरा रिसीव कर चुका हूं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा मांगा नहीं है या पूरा रिसीव नहीं हुआ है, और अगर पूरा रिसीव नहीं तो माइनस कर दोगे कॉल्स इन एरियर और लास्ट में जोड़ दोगे शेयर फॉर फीचर। सिर्फ ये फॉर्मेट पढ़ने से हो नहीं जाएगा, तो इसीलिए मैंने दो सवाल रखे हैं, वो बहुत जरूरी है, वो दोनों करने बहुत जरूरी है, उन्हीं से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। चलो देखते हैं। सो ये रहा जी मेरा क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, मैं जल्दी से नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। मैं आपको फॉर्मेट्स पूरे पूरे नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ चीजें लिख दूंगा। नोट्स टू अकाउंट्स फॉर्मेट आपको मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूं ऊपर, उससे आराम से आप आइडिया ले सकते हो। जो नोट्स टू अकाउंट्स में मेरे को सबसे पहली चीज देखने को मिलेगी वो दिखती है ऑथराइज्ड कैपिटल। इन केस ऑथराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इन केस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, आप लिख दोगे डैश शेयर्स ऑफ डैश ईच, दैट्स इट। अमाउंट नहीं लिखोगे, लेकिन आपको ऑथराइज्ड कैपिटल कॉलम जरूर बनाकर आना है। यहां पर तो है पड़ा सरस्वती लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सरस्वती लिमिटेड आप ऊपर लिख दोगे बैलेंस शीट, ये वो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख वाज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब देख लेना, अब रुपीज 10 लाख है, ये क्या है, रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख को आपने डिवाइड कर रखा है 10 रुपए के शेयर में, तो बेसिकली टोटल शेयर्स कितने आपके 1 लाख शेयर्स हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज, ये थोड़ा सा आगे है, तो पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जल्दी से लिखते हैं। नंबर 1 पे जो मेरे पास चीज आएगी वो लिखूंगा मैं, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट है मेरा ये। फिर मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल, कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। तो मैं लिखूंगा कितने शेयर्स ऑफ कितने ईच, उसने बोला रुपीज 10 लाख, तो मतलब कि 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच, तो मैं लिखूंगा कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है जी, कितनी हो गई, 1 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, 10, 1 2 3 4 5, इसको आप डबल ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे क्योंकि इतनी ही ऑथराइज कैपिटल। तो और क्या था उसने, कहते हैं कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो हमारे पास कैपिटल है वो थी 4 लाख की, इसमें से 10 लाख में से 4 लाख की तो फुल्ली पेड अप थी। बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं। टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 4 लाख की तो पहले ही थी, 20,000 की उन्होंने और इशू कर दी, 20,000 इक्विटी शेयर और इशू कर दी है। विच वर पेबल एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से पैसा आना था। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, पूरा सब्सक्राइब हो गया। द अलॉटमेंट वॉज मनी वॉज पेबल ऑन 1 मई 2021। तो बेसिकली अलॉटमेंट मनी आनी थी इस तारीख को, फर्स्ट कॉल मनी आनी थी इस तारीख को,
फाइनल कॉल आनी थी इस तारीख को, ठीक है जी। तो मैं सारा काम इसी साल में होना है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये इसलिए दी जाती है कई बार डेट्स, बेसिकली ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है तो आपको टेंशन नहीं होनी है। वैसे कई बार ध्यान रखना पड़ जाता है कि वो इसी फाइनेंशियल ईयर में हो रहा, देखो मई अगस्त अक्टूबर एक ही फाइनेंशियल ईयर की बातें हैं। एक्स टू whom 1000 shares were allotted did not pay the allotment money, उसने मेरे को अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। तो हम यहां से देख लेंगे, एप्लीकेशन 3 की है, 3 और 2 उसने मेरे को नहीं दिए होंगे, ठीक है। वाई एन अलॉटी ऑफ 600 shares did not pay the 2 calls, उसने मेरे को 2 कॉल्स नहीं दी। और जेड ने मेरे को क्या नहीं दिया, 400 शेयर अलॉट थे, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, तो इसने मेरे को फाइनल कॉल नहीं दी। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ठीक है। सवाल दो तरीकों से बनता है, या तो क्या होता है कि कुछ ने पैसा नहीं दिया, फिर उसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, या फिर क्या होता है एक ही ने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर दिया, तो वो फॉरफीचर वाला केस आ रहा था। दोनों तरीके हम कर लेंगे आज की क्लास में। तो यहां पर हमें पता है एक्स ने 1000 के ऊपर मेरे को 3 चीजें नहीं दी, वाई ने मेरे को 600 शेयर्स पे कॉल्स नहीं दी, और जेड ने मेरे को क्या नहीं दिया, सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, तो इनका पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। तो पहले तो मेरे पास जो वहां कॉलम होते हैं, सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल जो मैं कर चुका हूं, अगला होता है इशूड कैपिटल, अगला होता है इशूड कैपिटल। अब ये गलतियां तो नहीं करती, ये गलती नहीं करनी है आपने कि आप ऑथराइज गलत लिखा हो या इशूड गलत लिखा हो, ये तो बिल्कुल आसान है। इशूड कितना होगा, उसने बोला सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो पहले से ही 4 लाख है, तो मतलब 4 लाख तो ऑलरेडी इशूड है, और करने के लिए उन्होंने 20,000 और इशू कर दिए, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 4 लाख रुपए, तो मतलब 40,000 शेयर, 40,000 ये और 20,000 ये, तो 60,000 शेयर तो मेरी क्या है, इशूड कैपिटल है। तो मैं कहूंगा 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि बनते हैं मेरे पास 6 लाख, तो 6 लाख क्या है मेरी इशूड कैपिटल, ये भी खत्म। अगला आ जाओ, अगला आता है मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अगला आता है मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहां देखते हैं क्या होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं पहला कॉलम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, पहला कॉलम में क्या लिखता हूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये कितने हैं कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन भी आ गया और मेरे पास उनकी पूरी पेमेंट भी आ गई। 4 लाख तो एक दे ही रखे इन्होंने। बाकी के बारे में, जो बाकी 20,000 शेयर्स हैं, उनमें से कितनों ने मेरे को तंग किया हुआ है, देखो जो मेरे पास बाकी 20,000 शेयर्स हैं उनकी बात देखो, 20,000 शेयर्स हैं जो, उनमें से इसने बोला एक्स जो 1000 शेयर्स को होल्ड करता है, तो 1000 एक जो है, ये 1000 है, इन्होंने मेरे को तंग किया हुआ है, इन्होंने मेरे को अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, और कहते हैं कि जो दूसरा वाई है जो जी 6,600 शेयर्स वाला है, इसने मेरे को क्या नहीं दिया, इसने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने मेरे को सेकंड कॉल नहीं दी। जो जेड है जो 400 शेयर वाला है, इसने मेरे को क्या नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो 400 शेयर ने मेरे को क्या नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। तो बेसिकली बाकी सबने पूरा पैसा दे दिया होगा, तो 20,000 में से 1000, 600 और 400, 2,000 हटा दो, तो 18,000 क्या है, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 18,000 ये और 40,000 पहले वाले, समझते हो ना, क्योंकि उसने बोला ना कि ये 4 लाख, तो शुरू में बोलते ₹4 लाख इज फुल्ली पेड अप, तो 4 लाख ये जो कि 40,000 शेयर्स हैं ये, प्लस 18,000 इन 20,000 में से, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 58,000। तो मैं कहूंगा कि 58,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इन्होंने तो जी मेरे को पूरा पैसा दे रखा है, तो जो कि बनता है 5,80,000। सॉर्टेड है। अब अगला कॉलम हम बनाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन पूरी पेमेंट नहीं करी, इनके बारे में क्या डिटेल्स है, इनकी डिटेल्स ये है कि ऐसे 2,000 शेयर है, ऐसे 2,000 शेयर है, तो ऐसे मेरे पास 2,000 शेयर है, एक ये एक ये एक ये। तो इन्होंने क्या करा, सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन फुल्ली पेमेंट नहीं करी, तो मैंने अभी इनसे मांग कितना रखा है, 10 का 10 मांग रखा है, तो यहां लिखूंगा मैं 2,000 शेयर्स ₹10 कॉल्ड। मैं 10 रुपए इनसे मांग चुका हूं, तो जो कि मेरा बनता है 20,000 इंटू 10, दैट इज, थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, 20,000 इंटू 10 जो कि मेरा बनता है 2 लाख, ठीक है, सॉरी 2,000 इंटू 10 जो कि बनता है मेरा 20,000, 2,000 इंटू 10 जो कि बनता है मेरा 20,000, ठीक है। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं
कॉल्स इन एरियर, इनमें से मेरे पास जो पैसा नहीं आया वो मैं माइनस कर दूंगा। कितना नहीं आया देख लेते हैं, कितना नहीं आया। यहाँ पे कहते हैं 1000 शेयर से अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट नहीं दी, सेकंड नहीं दी, इसका मतलब 1000 इंटू एप्लीकेशन पे 3 है तो बाकी 7 रुपए इससे नहीं आए, तो मैं क्या कहूंगा कि 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7 प्लस और क्या नहीं आया, जो 600 शेयर्स हैं इन्होंने मेरे को फर्स्ट और सेकंड नहीं दी, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, सेकंड 2 की, तो 4 रुपए इन्होंने नहीं दिए मेरे को, तो मैं लिखूंगा 600 इंटू 4 प्लस जो लास्ट के थे मेरे पास 400 शेयर होल्डर्स, इन्होंने मेरे को सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी तो सिर्फ 2 रुपए नहीं दिए, तो 400 इंटू 2, 800, तो मेरे पास हुए 7000 प्लस 2400 प्लस 800, ये हो गया मेरे पास 7000 प्लस 2400 प्लस 800, तो ये हो गए 9400, 9400 और 800 हो जाएंगे 10400। क्या लिख दिया मैंने, तो 0 0 1200 हो गए ना, 10200, सॉरी, तो 10200, तो 10200 मेरे को रिसीव नहीं हुए, 10,200 इनका रिसीव नहीं हुआ, तो बेसिकली कितना पैसा आ चुका है इनका मेरे पास 9800, तो इनका मेरे पास आ चुका है जी 9800, तो मेरे पास टोटल आ गया, जो मेरे को एग्जैक्ट बैलेंस शीट में अमाउंट दिखाना है 589,800, 589,800 सॉर्टेड है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करते हो, ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे और बैलेंस शीट सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ऊपर कंपनी का नाम, डेट और उसके बाद इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में आप ये फाइनल अमाउंट लिख के आ जाओगे। तो ये हो गया एक सवाल। जल्दी से इसका दूसरा सवाल करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। शिवालिक लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh, तो authorized capital is rupees 10 lakh divided into equity share of 10 each, फिर से 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच, फिर से 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। अब देखते हैं, इट ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक, इसने ऑफर करे 50,000 शेयर्स टू पब्लिक, इसका मतलब ये क्या है उनका इशूड कैपिटल। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे आना था 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 रुपए, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, तो 6 और 2 8 और 2 रुपए यहां पे बच जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम हो तो भी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं होता शेयर कैपिटल में, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाती है, तो प्रीमियम हो तो भी आप उसको रफा दफा कर देना, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन से। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, इशू क्या हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। तो आगे क्या कहते हैं, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, इशू हो गया फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे का सारे अमाउंट रिसीव हो गए, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 4000 इक्विटी शेयर्स, तो 4000 इक्विटी शेयर का मेरे को क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। फिर क्या कहते हैं, दीज इक्विटी शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये क्या कर दिए थे आपने, फॉरफिट कर दिए थे, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल, अब प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना यहां पर क्या होगा, मैं जल्दी से नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूं, जल्दी से नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूं मैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो आप इसमें, जिसके अंदर सबसे पहले आप लिखते हो ऑथराइज्ड कैपिटल, कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, यहाँ पे हम नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल है जी हमारा, क्वेश्चन ने दिया हुआ है रुपीज 10 लाख, तो मतलब 10 का एक शेयर, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच, तो हम कहेंगे कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए का एक, तो टोटल बन गया मेरे पास 10 लाख, 2 3 4 5, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या आएगा मेरे पास, इशूड कैपिटल में देखते हैं हम कितने इशू कर चुके हैं, क्वेश्चन ने हमें बोला भी है कि आपने क्या कर दिया, 50,000 शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक, तो मतलब इशूड कैपिटल कितना है, 50,000 शेयर्स, तो हम कहेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 10 रुपए का एक, जो कि बन गया मेरे पास 5 लाख, ठीक है। फिर चलते हैं, तीसरा पोर्शन होता है मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे आएगा, तो यहां पे 2 पोर्शन होंगे, पहला होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड
फुल्ली पेड अप, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ऐसा पोर्शन जिसका मैं सारा पैसा मांग चुका हूं और सारा मेरे को रिसीव भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, सो उसने बोला कि 50,000 शेयर्स थे, ये मांगा आपने, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम द 4,000 शेयर। तो इस 4,000 को छोड़ के सभी ने मेरे को पैसा दे दिया है। तो 50,000 में से 4,000 का नहीं आया तो 46,000 का आ चुका है। आई विल से 46,000 शेयर्स, 46,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक के हिसाब से। तो ये बन गया 4,60,000। 4,60,000 तो हो गया जी ये। अब देखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर जो पोर्शन आता है वो पोर्शन आता है ऐसा कैपिटल का हिस्सा जो तुम मांग चुके हो लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 4,000 है, ठीक है, इनसे आप मांग चुके हो और इनकी आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं मिली, लेकिन ये फॉरफिट हो गए। फॉरफिट हो गए तो ये कैपिटल, ये शेयर कैपिटल उसमें सब्सक्राइब का पोर्शन ही नहीं रहे ना, क्योंकि ये तो फॉरफिट कर दिए। जब फॉरफिट कर दिए तो फिर आप इनको वहां नहीं लिखोगे, फिर इनको कैसे दिखाएंगे हम? इनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एंड कर देंगे, शेयर फॉर फीचर ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ शेयर फॉर फीचर ऐड कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट वो नहीं है, क्योंकि वो शेयर्स होते हैं जो अभी तक फॉरफिट नहीं हुए, लेकिन अगर फॉरफिट हो गया जैसे ही शेयर तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा। जैसे पिछले केस में पैसा वहां भी नहीं आया था, यहां पर भी हमने देखा था कि पैसा नहीं आया इनका जी 2,000 शेयर्स का, तो लेकिन हमने इनको इस पोर्शन में रखा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। क्यों? क्योंकि अभी तक ये फॉरफिट नहीं हुए थे। जैसे ये फॉरफिट हो जाते फिर ये यहां पर ना आते। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ कि ये 4,000 शेयर्स मेरे फॉरफिट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनसे जो मेरे को पैसा रिसीव हो चुका है मैं शेयर फॉर फ्यूचर में लिख दूंगा। कितना रिसीव हो चुका है वो देख लो। तो शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, इसने मेरे को बोला कि अलॉटमेंट नहीं आई सर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, तो मतलब अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, तो मतलब आ क्या रखा है, 2 रुपए आ रखे हैं। तो 4,000 से 2 रुपए आ रखे हैं, मतलब 8,000 आ रखे हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर में वही अमाउंट तो होगा, 4,000 इंटू 2, तो ये 8,000 आप ऐड कर दोगे। तो ये टोटल आ गया मेरे पास 4,68,000। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गया शेयर कैपिटल में शो करने के लिए। तो बेसिकली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, मैंने दोनों पीवाईक्यू उठाए हैं इसीलिए, और रीसेंट पीवाईक्यू है 2023-24 के। तो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा सारे डिट्टो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ दो ही, जितने मतलब 10 के 10 पेपर में क्वेश्चन आया, 10 के 10 पेपर में सारी रिपीटेशन है कि इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। अगर ये दोनों टाइप अच्छे से हो जाए तो आप ये नहीं कि बाकी कर नहीं सकते हो, आप बाकी भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैंने आपको आराम से दिया है। देखो पहले पेज में मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया, अगर ये 2 टाइप हो जाए अच्छे से, कॉन्फिडेंस बन रहा हो बहुत अच्छे से, तो आप फिर क्या कर लेना, ये रहे यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास बैलेंस शीट के इलस्ट्रेशन है, ये 23, 29, 39, 47 ये कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस कर लेना, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा ही चुका हूं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इस एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो ये हमारा अभी तक की सीरीज का सबसे छोटा लेक्चर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस शीट पूरी बनानी सिखा दी है मैंने। बैलेंस शीट का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, बैलेंस शीट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, फिर भी अब देखो नया पैटर्न है, हो सकता है एक आधा चेंज कर दे, बाकी चांसेस बहुत कम होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एमसीक्यूज भी मैंने आपको यहाँ पे सारे करवा दिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।